हाँ जी बच्चों, तो गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम आपके साथ इंश्योरेंस कंपनीज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। और बेटा आज की क्लास में हमारा टारगेट होगा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, हमने जो है अभी तक हमने जनरल इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट बनाना समझा और उस पर बहुत सारी हमने अलग अलग टाइप्स की बेटा प्रॉब्लम्स कर ली। हमने बेटा यूआरआर का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लास के अंदर कवर करवाया। और बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, जितना पार्ट हम ऑलरेडी अभी तक कर चुके हैं वो एग्जाम पॉइंट से सबसे ज्यादा यानी मोस्ट रेलेवेंट पार्ट था बेटा। वहीं से एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं, आप याद रखना ये बात हमेशा। यानी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कभी भी अगर एग्जाम के अंदर देखोगी तो रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड मिलेंगी। बट एक हम पीएनडल और यहां पर पढ़ना चाहते हैं कि अगर बाई चांस पीएनडल की भी प्रॉब्लम आती है बेटा, अभी तक ये मानकर चलो पीएनडल का कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, बट अगर मान लो पीएनडल बनाने के लिए भी बोला जाए तो हम कैसे तैयार करेंगे बेटा। बैलेंस शीट तो आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, तो उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। हमें पीएनडल तक की सारी बातें आपको बढ़िया से कवर करवाएंगे। अब बेटा पिछली क्लास के अंदर हमने दो प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में दी थी। एक तो बेटा ये दी थी प्रॉब्लम नंबर 12, बुक्स ऑफ न्यूटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो एक तो आपने इस प्रॉब्लम को होमवर्क में किया होगा, तो इसका सॉल्यूशन बेटा कुछ इस प्रकार बना होगा और आप उसका आंसर बनाकर आए होंगे जी। प्रॉब्लम नंबर अगर हम बात करें बेटा 12 है, तो यहां पर ध्यान दो। प्रॉब्लम नंबर 12 बच्चों, सभी बच्चे यहां पर आ जाओ जी। आपने प्रीमियम अर्न्ड की कैलकुलेशन की होगी बेटा। ऐसे देखो, आपका डायरेक्ट बिजनेस का आया होगा 35,15,500, चेक कर लो आप जल्दी जल्दी। री इंश्योरेंस बिजनेस का आया होगा बेटा 3,71,800, ये री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का है। तो आपका टोटल बना होगा 38,87,300। उसमें से बेटा आपने सीडेड वाला माइनस कर दिया होगा 3,05,300, तो आ जाता है 35,82,000 रुपए। इन्होंने बेटा क्या किया है, चेंजेज इन यूआर को यहीं पर एडजस्ट करवा दिया है बच्चों। तो आपको मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा चेंजेज इन यूआरआर को आप अलग से अपने रेवेन्यू अकाउंट में डील करो। तो मेरा ये मानना है कि आपको रेवेन्यू में इतना ले जाना चाहिए और चेंजेज इन यूआरआर को अलग से ले जाना चाहिए। क्लियर है जी यहां तक? हाँ जी सर। तो अगर इस तरीके से अगर आप करोगे तो यहां पर बेटा शायद ओपनिंग यूआरआर पहले से ही ज्यादा है। एक बार पढ़ लेते हैं ना प्रॉब्लम को, एक बार मैं प्रॉब्लम का पॉइंट देख लेता हूं। ओपनिंग यूआरआर कितना बताया गया है हमारे पास? ओपनिंग यूआरआर है 38,50,000, जिसमें 3,60,000 का एडिशनल है और हमें इस साल 100% बनाना है और एडिशनल 5% बनाना है। तो एक बात समझो, हमारे पास ओपनिंग यूआरआर है बेटा 38,50,000 का। ध्यान से देखना बेटा, इधर इधर ध्यान दो सारे बच्चे। करंट ईयर का बेटा हमारा प्रीमियम इतना है, तो इसका 105% प्रोविजन बनेगा बेटा 35,82,000 का। 105%, 105% कैसे बेटा? 100% तो आपका नॉर्मल प्रोविजन है और 5% आपका एडिशनल प्रोविजन बनेगा, तो 35,82,000 का 105% ये होता है बेटा 37 लाख, 37,61,100 रुपीज। इसमें से बेटा आप माइनस कर दोगे ओपनिंग प्रोविजन 38,50,000। बच्चों ध्यान से समझना, आपके पास ओपनिंग में ज्यादा है तो आपके पास 88,900 का एक्सेस प्रोविजन रखा हुआ है। जब प्रोविजन एक्स्ट्रा होता है तो उससे रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आप यहां पर बेटा टोटल प्रोविजन प्रीमियम ले आना, उसमें 88,900 अलग से ऐड कर देना, बात बराबर ये 36,70,000 आ जाएगा। इसके अलावा इस प्रॉब्लम में आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट की इनकम दे रखी थी, बट वो नेट इनकम बता रखी है और उस पे अलग से टीडीएस बताया था बेटा।
तो आप टीडीएस प्लस कर देना, 1,25,000 आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। फिर आप कमीशन इनकर्ड की कैलकुलेशन, सॉरी क्लेम की कैलकुलेशन करना, देन कमीशन की, देन ऑपरेटिंग, ये टोटल खर्चे आएंगे। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना चाहिए था 5,81,200 रुपए। क्या सभी बच्चों का आंसर यहां तक आ गया होगा? जिसने भी किया होगा बेटा वो आंसर तक पहुंचा होगा यहां तक। तो पहला नोट बेटा हमारा प्रीमियम से रिलेटेड था, ऐसे आपको क्लेम का कैलकुलेशन करना था। क्लेम इनकर्ड में लीगल एक्सपेंस वगैरह मिलकर ही आया होगा 25,86,900। ऐसे बेटा कमीशन के बारे में डायरेक्ट एक्सेप्टेड प्लस सीडेड माइनस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या ले लिया होगा आपने? बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या मानोगे? ये कह रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस। जो भी आपको खर्चे दिए गए हैं ये माना जा रहा है ये सारे के सारे एक्सपेंस हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। बेटा हमारे रेवेन्यू अकाउंट में एक्सपेंस को तभी लिया जाता है अगर वो किससे रिलेटेड हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो। अगर वो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होंगे तो उनको बेटा हम डायरेक्टली रेवेन्यू अकाउंट में जगह नहीं देंगे। तो 5,52,800 रुपए। क्लियर है यहां तक? ये बेटा उसका अलग से कैलकुलेशन कर रखा है यहां पर कि रिसीव्ड इतना, रिसीवेबल इतना वगैरह वगैरह, ये आपने सबने किया होगा बेटा। प्रीमियम वगैरह ये आप सभी बच्चों ने कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो जाके ट्राई कर लेना। आंसर की बेटा फोटो क्लिक कर लो और एक बार ट्राई करके देखना। कोई डाउट होगा तो बेटा हमें बता देना, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो ये थी जी, एक थी प्रॉब्लम नंबर बेटा 18। 18 प्रॉब्लम के अंदर मैंने आपको बहुत सारी बातें बेटा लास्ट क्लास में समझा दी थी कैसे कैसे काम होना है। प्रॉब्लम नंबर 18 बच्चों एक और आपको होमवर्क में दिया गया था और उसके अंदर मैंने काफी सारी बातें आपको क्लास में ही बता दी थी कि कौन सी आइटम कहां जाएगी वगैरह वगैरह। ये वाला याद है ना? इसको लेकर जैसे हमने शेड्यूल नंबर 4 का कैलकुलेशन कर लिया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,18,050 रुपए आने चाहिए थे। तो इसका भी एक बार आंसर देख लो जी। प्रॉब्लम नंबर 18 का सॉल्यूशन चेक करो हमारे साथ साथ। ये यार 3,18,050, इसमें बेटा आपका प्रीमियम आना चाहिए था इतने रुपए 24,33,050, बट ये आफ्टर यूआरआर एडजस्टमेंट है बच्चों। तो आप क्या करोगे? पहले शेड्यूल नंबर 1 बनाओगे जिसमें देखो प्रीमियम अर्न की कैलकुलेशन की जा रही है, टोटल प्रीमियम आ रहा है, सीडेड वाला माइनस किया जा रहा है, यूआरआर का चेंज बेटा यहां पर बताया जा रहा है 9,05,050। हमें ध्यान से समझना, इस साल का क्लोजिंग यूआरआर रिक्वायरमेंट इतने रुपए की आ रही होगी, जबकि आपके पास ओपनिंग रिजर्व पड़ा है 25,50,000। इसका मतलब आपके पास एक्सेस रखा हुआ यूआरआर के अकाउंट में, वो पैसा रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे यानी वो प्लस हो जाएगा। और इसी तरीके से बेटा यहाँ शेड्यूल नंबर 2 की कैलकुलेशन की 17,91,000 आया, कमीशन पेड बेटा 1,36,000 आया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेटा 3,22,000 रुपए आ गए। और ये फिर अलग अलग नोट बना रखे, प्रीमियम इनकम कैसे निकाली गई है और री इंश्योरेंस का अलग से कैलकुलेट किया गया है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना जैसा मैंने आपको करवा रखा फॉर्मेट। ये क्लेम पेड की कैलकुलेशन है और ये क्लेम आउट। बेटा ये सारी बातें आपको वैसे करनी है जैसे मैंने आपको प्रॉपर तरीके से करवा रखा। आप तो बस इस आंसर को देखो कि आपका आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। वर्किंग नोट जो बनेंगे बेटा आप अपने अकॉर्डिंग तैयार करोगे। आपको यहां पर जो वर्किंग नोट है इनको ऐसा नहीं कि ऐसे ही फॉर्मेट में बनाने, मैंने आपको बनवाया था ना बेटा, पहले शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 1 में जब हम प्रीमियम निकालेंगे तो डायरेक्ट बिजनेस का रिसीव्ड ओपनिंग माइनस प्लस क्लोजिंग, इसी तरीके से एक्सेप्टेड का रिसीव्ड ओपनिंग और क्लोजिंग और सीडेड, इस तरीके से पूरा प्रॉपर वैसे करोगे जैसे हमने बाकी प्रॉब्लम्स में किया था। तो ये 2 प्रॉब्लम तो थी बेटा जो हमें होमवर्क वाली थी, जो हमें कर कर आना था। और ये 18 नंबर का आंसर था बेटा, इससे पहले 12 नंबर का आंसर दिखा दिया। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि अभी तक हमने यहां तक आते आते बेटा टोटल 18 प्रॉब्लम्स कवर कर लिए।
18 प्रॉब्लम कवर कर लेने के बाद हम कहां पर पहुंचे जी, हमारा रेवेन्यू फिनिश हो चुका है। अब बेटा आज की क्लास का पार्ट स्टार्ट कर देना चाहिए और आज जो होने वाला है बेटा वो आपका पी एंड एल अकाउंट स्टार्ट होने वाला है। क्या स्टार्ट होने वाला है बेटा, ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूं, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सारे बच्चे पहले तो ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहले ध्यान से सुनना, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज अपना बच्चों रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगी जी, रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट जो बेटा यहां पर बनने वाला है, हमेशा याद रखना, रेवेन्यू अकाउंट एक्टिविटी वाइज बनाया जाएगा। एक्टिविटी वाइज का मतलब क्या है, यानी डिवीजन वाइज बनाया जाएगा। मतलब अगर इंश्योरेंस कंपनी फायर डिवीजन का काम करती है तो फायर डिवीजन का रेवेन्यू बनेगा, अगर वो मरीन डिवीजन का काम करती है तो मरीन, और मिसलेनियस है तो मिसलेनियस। अगर वो तीनों एक्टिविटी परफॉर्म करती है तो तीनों का सेपरेट रेवेन्यू अकाउंट बनेगा, यानी तीनों एक्टिविटी का अलग अलग ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको समझना क्या है, सबसे पहला काम इन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को रेवेन्यू अकाउंट बनाना पड़ता है, और रेवेन्यू अकाउंट बनाने के बाद बेटा अगले स्टेप पे वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट, और आज बेटा हमारा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का वो सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, यानी अब हम बात करते हैं कि उसका पी एंड एल कैसे बनेगा। तो वो तो बाद में समझ में आएगा, पहले उसका फॉर्मेट लिख लेते हैं बेटा। आप बच्चों को याद होगा जनरल इंश्योरेंस कंपनी पे कौन सा फॉर्म लगता था, फॉर्म बी लगता था सर। तो बेटा सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्म बी, और फॉर्म बी के तहत क्या बनने वाला है, पीएल बनने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था, आईआरडी ने फॉर्मेट को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट को यानी फॉर्म ए में उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की बातें की, और फॉर्म बी के अंदर बेटा उन्होंने जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बातें की। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में बच्चों सबसे पहले क्या बनने वाला है जी, सबसे पहले बनने वाला है पी एंड एल। आप बच्चों को याद होगा जब भी हम पी एंड एल बनाएंगे क्या क्या आएगा, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले नाम आएगा। तो वो बातें तो मैं मान के चल रहा हूं एज इट इज आ जाएंगी, नेम ऑफ द इंश्योरर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आईआरडी। याद आपको बेटा, जैसे हम रेवेन्यू अकाउंट में करते थे यार, लेफ्ट हैंड साइड में इंश्योरेंस कंपनी का नाम और रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो मैं सीधा फॉर्मेट बना रहा हूं बेटा, मैं मान के चल रहा हूं कि वो आप लिख लोगे। अरे नालायक बच्चों, यहां दो चीजें लिख लेना, क्या क्या, नेम ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरर, और दूसरा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन विद आईआरडीए। बस एक बात बताऊं तुम्हें, हमने 18 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम अभी तक आपने देखा क्या बच्चों जिसके अंदर मेरे भाई आपको इंश्योरेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताया है? आंसर है नो सर। तो वो तो बेटा प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रेलेवेंट पॉइंट है कि उन्हें अपनी रजिस्ट्रेशन की डेट बतानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर बताना पड़ेगा। हमारे एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब सबसे पहले जब भी बच्चों पी एंड एल अकाउंट बनाया जाएगा तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, उसे ध्यान से समझने की जी करना कोशिश। जब भी बेटा आप ये पी एंड एल अकाउंट बनाओगे, वैसे रेवेन्यू अकाउंट में भी दो कॉलम बनने थे, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। बट आप हमेशा याद रखना बेटा, कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरेटिव पर्पस के लिए हम हमेशा करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का फिगर्स भी दिखाते हैं। बट अब आपको समझना पड़ेगा, यहां पर आएगा बच्चों पर्टिकुलर्स, यहां पर आएगा बच्चों शेड्यूल नंबर, यहां पर आएगा बेटा करंट ईयर यानी दिस ईयर, और यहां पर आएगा बेटा प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर। बोलो जी बोलो, हाँ जी सर। बट अगेन जब हम यहां पर प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें प्रीवियस ईयर का कोई डाटा नहीं होगा, सिर्फ करंट ईयर से हमें काम चलाना पड़ेगा। चलिए सर ठीक है। अब इसमें सीरियल नंबर बनेंगे बेटा, सीरियल नंबर 1। अब जैसे मैं इस फॉर्मेट को लिखवाना स्टार्ट करता हूं, आप बच्चों के मन में एक सवाल आना चाहिए। मालूम है क्या सवाल बनता है?
आपको ऐसा लगेगा कि सर जैसे रेवेन्यू अकाउंट बनाते थे, तो सर रेवेन्यू अकाउंट में आपने 4 शेड्यूल पढ़ा है बेटा, याद है शेड्यूल कौन कौन से थे? प्रीमियम अर्न्ड, क्लेम, कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो 4 सीक्वेंस और 4 नंबर आपको याद करने थे। लेकिन बच्चों P&L अकाउंट के अंदर कोई भी शेड्यूल नंबर डिसाइडेड नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। यानी रेवेन्यू अकाउंट के अंदर हमारे 4 शेड्यूल है, P&L अकाउंट के अंदर कोई भी शेड्यूल नंबर बताया नहीं गया है, यानी P&L में कोई शेड्यूल नंबर नहीं है। अच्छा सर, सबसे पहले एक बात बताओ, हमारा P&L अकाउंट किसके बाद बन रहा है? अरे बेटा थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, P&L बन रहा है बच्चों रेवेन्यू अकाउंट के बाद, इसका मतलब रेवेन्यू अकाउंट इससे पहले बनाया जा चुका होगा। अगर बेटा इससे पहले रेवेन्यू बना तो रेवेन्यू अकाउंट में हमें जो प्रॉफिट पता चला होगा उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस बेटा P&L का शुरुआती पॉइंट बनेगा। बेटा याद करो, हम नॉर्मली जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को भूल जाओ, नॉर्मली आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका P&L में ट्रांसफर होता है। सेम टू सेम बेटा यहां पर क्या होगा, आपने पहले रेवेन्यू अकाउंट बनाया होगा, रेवेन्यू अकाउंट का प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर दोगे इंश्योरेंस कंपनी के P&L अकाउंट में। ठीक है सर, आप समझ गए। तो सबसे पहले आ जाओ ऑपरेटिंग, तो हम हेडिंग क्या डालेंगे हमेशा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस है पहले उसका हेडिंग डाल देंगे इस तरीके से। चलिए सर ठीक है। अब बेटा ऑपरेटिंग या प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, ध्यान से सुनना बेटा, आपका रेवेन्यू अकाउंट एक्टिविटी वाइज बनता है। अगर 3 एक्टिविटी है तो आपके 3 रेवेन्यू प्रॉफिट होंगे, बट एक बात याद रखना, P&L अकाउंट इकलौता एकमात्र बनेगा पूरी कंपनी के लिए, एक P&L बनेगा। तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या दिखाओगे, आप बताओगे आपको कौन से डिवीजन से हुआ है। अगर आपका फायर डिवीजन का तो आ जाएगा फायर इंश्योरेंस, मेरी बात को समझ रहे हो आप। अगर आपका मरीन इंश्योरेंस है तो वो भी आ जाएगा, जिस भी एक्टिविटी से वो यहां पर आ जाएगा। और तीसरा मिसलेनियस इंश्योरेंस। तो आपको तीनों एक्टिविटी का जो भी बेटा रेवेन्यू प्रॉफिट है, यानी बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहां पर लेकर आया जाएगा। तो आप ऐसे समझ लो, P&L अकाउंट बनाने से पहले हमारा रेवेन्यू बना होगा, और बच्चों रेवेन्यू अकाउंट का प्रॉफिट हमारे P&L के अंदर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, क्लियर है? ठीक है जी। इसके बाद में ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस के बारे में बात करता है। अब पढ़ना इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये इस पॉइंट को देखते ही बेटा आपके कुछ कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे, यानी कुछ बातें जो मैंने अभी तक पढ़ाई हैं उन पे आपको ऐसा लगेगा कि वो बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, यानी आपको ऐसा इंटरनल फीलिंग आएगा कि सर आपने पहले कुछ और बोला था अभी कुछ और। अभी टेंशन मत लो, मैं लिख देता हूं पहले। यहां पर एक आएगा इंटरेस्ट, कॉमा रेंट एंड डिविडेंड। समझ आया मैंने ऐसा क्यों बोला? आपने यहां पर देखा कि मैंने लिखा है सर इंटरेस्ट भी, रेंट भी और डिविडेंड। अब आप अपने रजिस्टर में देखो, जब हमने रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था तब भी मैंने लिखा था इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड। तो यहां से स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन बनना स्टार्ट हो जाता है कि सर आप रेवेन्यू अकाउंट में भी इंटरेस्ट दिखाते हो और सर आप P&L अकाउंट में भी। तो सर एक बात बताओ, दोनों जगह ये कैसे जा सकता है? और अगर ये दोनों जगह नहीं जाएगा तो सर ये रेवेन्यू में जाएगा कि सर ये P&L में जाएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए बेटा हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस फॉर्मेट के जस्ट बाद में, अभी आप नोट कर लो। तो इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड,
रेवेन्यू में जाएगा या P&L में जाएगा, ये बात अभी बेटा हम डिसाइड करेंगे थोड़ी देर के अंदर। आप इनको ऐसे बोल सकते हो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है जी। और इसे आप बोल सकते हो पॉइंट ए, आप लिख देते हैं जी पॉइंट बी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसा पॉइंट वहां पर भी था, और इसी में से माइनस कर दिया जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर नुकसान हुआ तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए सर, ये भी हमने लिख लिया। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, अगर कोई और इनकम है स्पेसिफाइड नेचर की, तो वो भी आ जाएगा अदर इनकम्स। और टू बी स्पेसिफाइड, चलिए ये हमारा फॉर्मेटिंग बन रहा है कुछ। बेटा कंफ्यूजन आप मत सोचो ज्यादा, अभी मैं थोड़ी देर में एक बार फॉर्मेट अगर नोट करवा दूंगा ना, उसके बाद में आप यकीन मानना यहां पर आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। बस शर्त आपको पहले पूरा फॉर्मेट रजिस्टर में उतारना पड़ेगा। बेटा आज इसके ऊपर ही तो चर्चा करनी है, P&L कैसे बनेगा, और P&L की सारी बातें बेटा आज की क्लास में हम कवर करवाएंगे, और इस पे प्रॉब्लम्स भी करवाएंगे। प्रॉब्लम करवाने के बाद जो अगर छोटा मोटा डाउट बचेगा भी, वो सारी बातें प्रॉब्लम के बाद कंप्लीट हो जाएंगी बेटा। ये बच्चों कहलाएगा टोटल, और इसे नाम दे देंगे ए का। तो ये सारी बातें बेटा P&L के इनकम से रिलेटेड थी। तो आप ये समझ लो, जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो हमारी इनकम में क्या क्या देखने को मिलेगा बच्चों। हमारी इनकम के अंदर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो हमारे रेवेन्यू अकाउंट से आया था। याद है, रेवेन्यू अकाउंट में लास्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था, तो मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, तो ये वही काम था। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला, डिविडेंड मिला, याद रखना ग्रॉस अमाउंट आएगी, यानी अगर टीडीएस डिडक्ट किया जा चुका तो वापस टीडीएस को ऐड कर देंगे। अगर किसी इन्वेस्टमेंट को बेचने से फायदा हुआ और किसी इन्वेस्टमेंट को बेचने से लॉस भी हुआ, तो दोनों को सेट ऑफ करके अमाउंट बता दो। जैसे प्रॉफिट हुआ 5000 और किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट को बेचने से लॉस हुआ 2000 का, तो 5000 का प्रॉफिट और 2000 का लॉस आपस में सेटल्ड हो जाने के बाद 3000 का बैलेंस बेटा आउटर कॉलम में आ जाएगा। और कोई और इनकम है तो वो आ जाएगी, टोटल लगा देंगे, तो ये हमारे टोटल इनकम्स कैलकुलेट हो जाएंगी जी। अब आ जाता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट। यहां से कुछ एक्सपेंस वाली बातें स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों। प्रॉब्लम पॉइंट नंबर है जी 4। 3 पॉइंट हमारे इनकम के अंदर आ गए, चौथा पॉइंट हमारा एक्सपेंस के अंदर आएगा। अब बेटा नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल जिंदगी में जो हम P&L बनाते हैं उसमें एक्सपेंस आ जाते हैं। यहां पर बेटा इंश्योरेंस का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज्ड है। यहां पर सबसे पहले आएंगे प्रोविजंस, और प्रोविजन भी अदर देन टैक्स वाले, यानी टैक्स के अलावा बाकी के प्रोविजन जो होंगे वो यहां पर आएंगे। ठीक है जी, तो टैक्स के अलावा बचे हुए प्रोविजंस, तो यहां पर आएंगे प्रोविजंस। तो फोर्थ पॉइंट हमारा होगा बच्चों प्रोविजंस, और ब्रैकेट में लिखना अदर देन टैक्सेशन। क्लियर है यहां तक? टैक्सेशन के अलावा बाकी के प्रोविजंस जो भी होंगे, टैक्स का प्रोविजन अलग से डील किया जाएगा, टैक्स के प्रोविजन को बच्चों अलग से दिखाया जाएगा। तो एक तो इसके अंदर आता है फॉर अगर हमारी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है और हमें ऐसा लगता है कि उन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आएगी, अगर हमें ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज में रिडक्शन होगी, गिरावट आएगी, और उस गिरावट को
प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमारी कंपनी बेटा कोई प्रोविजन बनाकर चल रही है तो वो जो प्रोविजन होगा एक तो वो आ जाएगा फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कोई गिरावट होने की संभावना है तो एक तो वो आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट, इसके अलावा कोई और पॉइंट होगा और प्रोविजन है तो आ जाएगा अदर्स। बट एक बात याद रखना बेटा, इसमें टैक्स वाला नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। ये बच्चों हमारे प्रोविजंस हो गए हैं। तो सबसे पहले हमने कहां से शुरुआत की आज की? प्रोविजन से, मतलब एक्सपेंस में। फिर आ जाता है जी फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आएगा अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस, अब अदर एक्सपेंस के अंदर भी कौन कौन से खर्चे आएंगे पहले वो ले लेते हैं। इसमें भी दो पार्ट बनेंगे बेटा, पॉइंट ए और पॉइंट बी। सबसे पहले एक्सपेंस अदर देन, एक्सपेंस अदर देन दोज related, other than those related to insurance business। इंश्योरेंस बिजनेस के अलावा जो अदर एक्सपेंस है वो ले लेंगे यहां पर। और अदर्स टू बी स्पेसिफाइड, टू बी स्पेसिफाइड। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। तो इसका लगा दो बेटा यहां तक टोटल, ये कहलाएगा टोटल बी। सर क्या ये खत्म हो गया? अभी खत्म नहीं हुआ बेटा पी एंड एल, अभी यहां तक का टोटल लगाओ। तो ऊपर टोटल इनकम का आ गया, यहां पर टोटल एक्सपेंस का आ गया। बेटा अदर एक्सपेंस में दो बातें लिखी, एक्सपेंस अदर देन दोज रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस। यहां पर उन एक्सपेंस को लिया जाएगा बेटा जो खर्चा, उन एक्सपेंस को लिया जाएगा जो एक्सपेंस डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अब बच्चा कह रहा है सर डायरेक्ट क्यों नहीं लिया? अरे बेटा याद करो, जब हम रेवेन्यू अकाउंट बना रहे थे तो रेवेन्यू अकाउंट क्या कहता था? इंश्योरेंस के बिजनेस में डायरेक्ट खर्चे क्या होते थे? क्लेम होता था, कमीशन होता था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उन सभी को हम ऑलरेडी रेवेन्यू अकाउंट में ले चुके हैं। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं जो आइटम्स, जो एक्सपेंस ऑलरेडी रेवेन्यू अकाउंट में जा चुके हैं वो पी एंड एल में नहीं आएंगे। तभी तो क्या लिखा, वो खर्चे जो ऑपरेशंस से रिलेटेड नहीं है। बेटा एक बात समझो, यहां पर उन्हीं एक्सपेंस को लिया जाएगा जिनको हमने रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया था। मैं लास्ट में फिर से बोल रहा हूं, जो इनकम्स, जो एक्सपेंस ऑलरेडी रेवेन्यू अकाउंट में ली जा चुकी है वो बेटा दोबारा से पी एंड एल अकाउंट में नहीं आने वाली है। तो पी एंड एल अकाउंट में वही इनकम और वही एक्सपेंस आएंगे जो बच्चों याद रखना, ध्यान से सुनना, जो इनकम और जो एक्सपेंस हमारे रेवेन्यू में नहीं आई थी, यानी जो रेवेन्यू के अलावा रिमेनिंग आइटम्स हैं वो यहां पर आ जाएंगे। तो ये हमारा टोटल भी आ जाएगा। इसके बाद में आएगा बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ये बिफोर टैक्स कैसे आया? अभी तक बेटा हमने ना तो टैक्स का प्रोविजन ना तो टैक्स का एक्सपेंस हमने अभी तक ऊपर लिया, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब माइनस करेंगे बेटा, माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स। यहां पर आकर बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी पहले आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स जो भी आपका होगा वो माइनस करोगे, देन आएगा बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आ जाएगा बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में आ जाता है बेटा एप्रोप्रिएशन, यानी आपको कुछ पैसे बांटने पड़ते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। अब आ जाता है बेटा एप्रोप्रिएशन का पार्ट। एप्रोप्रिएशंस,
अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कभी कभी बेटा एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है, कैटास्ट्रोफिक रिजर्व, वो भी माइनस किया जा सकता है, बट मैं कह रहा हूं इतना डिटेल में हमारे आता ही नहीं, तो बेटा उस पर क्यों हम इतनी चर्चा करें, तो वो हम इग्नोर कर रहे हैं। सीधा सीधा आप अप्रोप्रिएशंस माइनस कर दो। तो अप्रोप्रिएशन में क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई हमारा इंटरिम डिविडेंड गया तो वो ले लो, वो माइनस कर देना यहां से। दूसरा प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड, प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड, इसके अलावा कोई सीडीटी या डीडीटी है तो वो माइनस कर देना, और ट्रांसफर टू एनी अदर रिजर्व, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, एनी रिजर्व जो आपको बताया जा रहा है किस रिजर्व में पैसा भेजा गया है, टू बी स्पेसिफाइड है, ये बताएगा आपको। क्लियर है? हाँ जी बोलो। इसके बाद बचेगा बैलेंस। अगर आपके पास कोई पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है तो ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फ्रॉम पास्ट ईयर्स, अगर पुराने ईयर का कोई ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट या लॉस है तो वो ले लो, जो अब बचेगा वो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट आ जाएगा। ये आपका पी एंड एल का फॉर्मेट, अब इसको समझेंगे आराम आराम से। सभी बच्चे यहां तक की बातें नोट करो। देखो बेटा क्या कहा इन्होंने, तो बच्चों ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब भी आपको पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा, बेटा ध्यान से समझना, जनरल इंश्योरेंस कंपनी जब भी पी एंड एल अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगी तो मैं बताना चाहता हूं पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट उन्होंने जो दिया है वो फॉर्म बी के अंदर दिया हुआ है, इसलिए क्या बोला जाता है, फॉर्म बी पी एंड एल अकाउंट। चलिए ठीक है सर। जब बेटा फॉर्म बी का पी एंड एल बनेगा तो आप सारे बच्चे यहां पर नजर रखेंगे, कैसे बनेगा मैं बता रहा हूं। इससे पहले आपने क्या बनाया होगा बेटा, रेवेन्यू अकाउंट बनाया होगा बच्चों। अगर रेवेन्यू अकाउंट बनाया तो वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस कैलकुलेट किया गया होगा। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस को बेटा पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस में फायर डिवीजन का अलग दिखा दो, मरीन का अलग, मिसलेनियस का अलग। अगर आपके तीनों डिवीजन से मतलब तीनों डिवीजन में आप काम करते हो तो अगर एक डिवीजन है तो एक डिवीजन का आ जाएगा। अब आपके मन में आ रहा है अगर सर फायर इंश्योरेंस में प्रॉफिट होता और मरीन इंश्योरेंस में भी प्रॉफिट होता और मिसलेनियस में लॉस होता तो क्या करते, तो फायर और मरीन के प्रॉफिट को प्लस कर लो और मरीन वाले को माइनस कर दो, यानी दो का प्रॉफिट आ जाता, एक का लॉस दिखा दिया जाता। इसके बाद में आता बेटा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब आपके मन में था कि सर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वहां पर भी आती थी इंटरेस्ट रेंट एंड डिविडेंड का पॉइंट, आपने सर यहां पर भी लिया सेम पॉइंट, वहां पर भी सर ग्रॉस वैल्यू लेते थे, यहां पर भी सर। अच्छा सर अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट को बेचा तो उसके बेचने से फायदा और किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट को बेचने से लॉस है तो उसे सेट ऑफ करके नेट अमाउंट आप दिखा दोगे। इसके अलावा अदर इनकम्स टू बी स्पेसिफाइड। सबसे पहले बेटा चर्चा का विषय होता है हमारा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आपके मन में बेटा डाउट देखो क्या आने वाला है, मैं आपको एक काम करता हूं ना, आपको रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट दिखाता हूं बच्चों रजिस्टर के अंदर, और उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा बेटा, फिर आप मुझे बताना। ये देखो जी, ये रहा आपका, अरे बेटा ये रेवेन्यू अकाउंट बनाया था हमने 2 क्लास पहले। यहां पर देखो प्रीमियम एंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑब्लिक रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट ग्रॉस,
ये देखो, अब आपको लगेगा इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट यहां पर भी है और सर इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट हमारा P&L में भी, यानी सेम आइटम दो जगह कैसे आ सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अरे बेटा ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो आप इंटरेस्ट रेंट और डिविडेंड देख रहे हो बेटा, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट रेंट और डिविडेंड या तो रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा या तो P&L में जाएगा। यानी ये या तो रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट बनेगा या तो P&L अकाउंट का पार्ट बनेगा। ये कभी भी दोनों जगह नहीं जाने वाला। यानी इंटरेस्ट रेंट या डिविडेंड अगर आपने रेवेन्यू में दिखा दिया तो वो P&L में नहीं आएगा, और अगर रेवेन्यू में नहीं दिखाया तो वो P&L में आ जाएगा। अब स्टूडेंट को डाउट ही आता है कि सर ये हमें समझ में आ गया, इसको एक जगह प्रेजेंट करना है, यानी एक जगह इसको दिखाना है। बट पॉइंट ये कि सर हम इसे रेवेन्यू अकाउंट में जगह दें या P&L अकाउंट में जगह दें। अब मुद्दे की बात यहां से स्टार्ट होती है कि ये रेवेन्यू का पार्ट बनेगा कि P&L का पार्ट बनेगा। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। ये रेवेन्यू का पार्ट कब बनेगा और P&L का पार्ट कब बनेगा, इसको समझना पड़ेगा बच्चों को। ऐसे मैं नहीं बता सकता कि ये रेवेन्यू में जाएगा या P&L में। बेटा ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोलूं उन बातों को सुनोगे तो आपको समझ आ जाएंगी। बेटा मान लेते हैं, प्लीज ध्यान से समझना, इधर आ जाओ। ये एक कंपनी है बेटा, ABC इंश्योरेंस कंपनी। सारे बच्चे यहां पर ध्यान देना अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है बेटा। ये ABC इंश्योरेंस कंपनी है और बेटा मान लो ये फायर डिवीजन में काम करती है। यानी एक इंश्योरेंस कंपनी है बच्चों जो फायर डिवीजन में अपना काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ फायर से रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज वो लोगों को प्रोवाइड करवाती है। ठीक है सर, तो ABC इंश्योरेंस कंपनी फायर डिवीजन में काम कर रही है बेटा। अगर ये फायर डिवीजन में काम कर रही है तो मेरा आपसे पहला सवाल या डाउट सुनो। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अगर ABC ने बेटा फायर डिवीजन में काम किया तो फायर डिवीजन में इनकम हुई होगी जैसे कि इनको प्रीमियम मिला होगा। क्या मिला होगा? प्रीमियम मिला होगा। अब ध्यान से समझना, अगर इसे ये जो प्रीमियम मिला है, ये वाला प्रीमियम, अगर इस प्रीमियम से वो कुछ पैसे निकाल कर बेटा इन्वेस्ट कर देती है, इन्वेस्टमेंट कर देती है, तो हम क्या बोलेंगे? ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली फायर डिवीजन को बिलोंग करती है। क्या कहा मैंने? अगर ABC इंश्योरेंस कंपनी कोई इंश्योरेंस कर रही है फायर डिवीजन का और उसने फायर डिवीजन वाले प्रीमियम से कुछ पैसा निकाल कर इन्वेस्टमेंट कर दिए, यानी बोला जाएगा ये इन्वेस्टमेंट कौन से डिवीजन को बिलोंग कर रही है? फायर डिवीजन को। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट डिवीजन को स्पेसिफाइड है कि ये फायर डिवीजन की इन्वेस्टमेंट है या मरीन डिवीजन की या मिसलेनियस की, तो ऐसे केस में आने वाला इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड आपका सीधा सीधा रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। तो मैंने क्या कहा? अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपके डिवीजन से स्पेसिफाइड है कि वो फायर डिवीजन का है या मरीन डिवीजन का या मिसलेनियस, तो ऐसे केस में मिलने वाला इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड डायरेक्टली बच्चों आपके रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। अगर मान लो आपके पास दो एक्टिविटी चलती हैं, एक फायर चलता है, एक मरीन बिजनेस चलता है, क्लियर है? अब ध्यान से समझना, अगर आपने पैसा फायर डिवीजन वाले बिजनेस से निकाल कर इन्वेस्ट किया तो वो फायर डिवीजन की इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। अगर आपने पैसा मरीन डिवीजन से निकालकर इन्वेस्ट किया तो वो बेटा मरीन डिवीजन का क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट डिवीजन की स्पेसिफाइड है यानी किसी डिवीजन से रिलेटेड है, तब तो बेटा उसकी इनकम जाएगी रेवेन्यू अकाउंट में। दूसरा पॉइंट, ये आपका फायर डिवीजन और मरीन डिवीजन है बेटा। अब आपको प्रॉब्लम में ध्यान से समझना, आपकी प्रॉब्लम में दो डिवीजन दे दिए और नीचे आपको लिख दिया इन्वेस्टमेंट। अब ये नहीं बताया जा रहा कि ये इन्वेस्टमेंट फायर डिवीजन का है या मरीन डिवीजन का। ऐसे केस में हम क्या कहेंगे? ये इन्वेस्टमेंट हम जनरल इन्वेस्टमेंट मान लेंगे, यानी किसी डिवीजन स्पेसिफिक का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ओवरऑल कंपनी ने इन्वेस्ट किया होगा, यानी कंपनी ने अपने फंड में से पैसा लगाया होगा। और अगर कंपनी ने अपने फंड को यूटिलाइज किया है बच्चों, तो जनरल इन्वेस्टमेंट बनती है। और जनरल इन्वेस्टमेंट पे आने वाला ब्याज
ब्याज या रेंट या डिविडेंड जो होगा बेटा वो आपके पी एंड एल का पार्ट बनेगा। तो कहने का एक ही मतलब है, अगर आपका एक्टिविटी से रिलेटेड है तब तो हम उसको कहां लेकर चले जाएंगे बेटा, अगर आपको जो ब्याज मिला है वो आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड है, फायर मरीन या मिसलेनियस, तब तो जाएगा रेवेन्यू में। अदरवाइज बेटा वो कहां चला जाएगा, अदरवाइज सर वो पी एंड एल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो समझ में आ गया कब कहां दिखाना है। इन सारी बातों के लिए बेटा मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाद में दिक्कत आ सकती है यहां पर, इसलिए क्यों ना हम इसको लेकर कुछ पॉइंट लिख लें। तो सारे बच्चे पहले यहां पर एक हेडिंग लिखेंगे, नोट्स ऑन पी एंड एल। मैं कुछ पी एंड एल पे नोट लिखवा देता हूं ना बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाओ लिखोगे नोट्स ऑन पी एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट पे कुछ हम नोट्स बनवा देते हैं आपको। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इफ क्या लिखा मैंने, अगर आपके एग्जाम के अंदर जो प्रॉब्लम आई है अगर वो सिर्फ एक डिवीजन को कवर कर रही है, यानी वो प्रॉब्लम या तो सिर्फ फायर की प्रॉब्लम है या मरीन की या मिसलेनियस की, यानी सिंगल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, तो आपको जो भी आइटम्स दी हुई हैं जैसे प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट रेंट या डिविडेंड, इन सारी आइटम्स को आप अपने रेवेन्यू अकाउंट में लेकर चले जाना। यानी हम ये मानेंगे उस एक्टिविटी का ही बेटा ये पार्ट रहा होगा। क्लियर है यहां तक? तो दोबारा सुनो, अगर आपके एग्जाम के अंदर बेटा ध्यान से समझना एक सिंगल टाइप की प्रॉब्लम है, यानी सिर्फ फायर मरीन या मिसलेनियस का पार्ट है, तो ऐसे केस में बेटा वो सारे आइटम रेवेन्यू अकाउंट में जाएंगी। दूसरा, इफ अगर हमारी प्रॉब्लम में एक से ज्यादा एक्टिविटीज हैं, इफ क्वेश्चन कवर मोर देन वन एक्टिविटी या रिस्क, मोर देन वन रिस्क, दैट मीन्स फायर and miscellaneous, then items। अब इसके दो पार्ट बनाएंगे। अगर आइटम को क्लासिफाई कर दिया गया और दूसरा नोट क्लासिफाइड, अभी मैं समझा दूंगा, पहले नोट कर लो। क्लासिफाइड आइटम्स हैं और दूसरा क्लासिफाइड नहीं है। अगर क्लासिफाइड का मतलब उसने खुद नहीं बता दिया पेपर के अंदर, तो क्लासिफाइड में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव रेवेन्यू अकाउंट। और नॉट क्लासिफाइड को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टू पी एंड एल। अब सुनना, अगर आपके एग्जाम के अंदर बेटा जो प्रॉब्लम आई है उसके अंदर एक से ज्यादा रिस्क कवर है,
यानी जैसे फायर और मरीन दोनों की कंबाइंड प्रॉब्लम है, या आपकी प्रॉब्लम है फायर या मिसलेनियस है, या आपकी प्रॉब्लम है तीनों एक्टिविटी है फायर मरीन और मिसलेनियस, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको जो भी आइटम्स गिवन होंगी प्रॉब्लम में, अगर उन आइटम को क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाई का मतलब बताया जा रहा है कि ये आइटम फायर की है, ये मरीन की और ये मिसलेनियस, तो क्लासिफाइड जितनी भी आइटम्स है वो सभी रेवेन्यू अकाउंट में जाएंगी। यानी मेरी बात को समझना, अगर वो ये कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और उसके ब्रैकेट में लिख देता है फायर इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट की इनकम है ये फायर डिवीजन को बिलोंग करती है, तो सीधा सीधा रेवेन्यू अकाउंट में डाल दो। अगर वो कहता है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ मरीन डिवीजन, इसका मतलब मरीन डिवीजन वालों ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था जिसपे हमें क्या मिला, डिविडेंड मिला, तो उससे आप डायरेक्टली कहां डाल दोगे बेटा, उससे आप ट्रांसफर कर दोगे मरीन वाले के रेवेन्यू अकाउंट में। और जिन आइटम्स के बारे में बताया ही नहीं गया, यानी कुछ ऐसी चीजें जो स्पेसिफाइड ही नहीं है कि ये फायर का या मरीन का, तो ऐसे केस में आप उन आइटम्स को चुपचाप P&L में ले जाओ जब आपको पता नहीं है, तो बेटा रेवेन्यू के अंदर उनको नहीं लेकर जा सकते आप। क्लियर है यहां तक? और एक कॉमन बात मैं कह सकता हूं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं बेटा जो P&L में ही ट्रांसफर करनी होती हैं। नोट नंबर 3, कुछ चीजें जो आपको P&L में ही लेकर जानी, जैसे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आपको फिक्स्ड एसेट के बेचने से फायदा या नुकसान हुआ तो जनरली इसे P&L में ले जाना चाहिए। इसके अलावा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा अगर कोई बैड डेट का अमाउंट है, बैड डेट है, या इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो मानना यह है कि इनको ट्रांसफर करना है जी P&L अकाउंट में। तो पहले यहां तक की बातें नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। मैं कह रहा हूं बड़ा सिंपल सा लॉजिक चल रहा है यहां पर। देखो बेटा, अब मैं तीनों नोट को एक बार दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश करूंगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताना। तो तीसरा नोट क्या कह रहा है, जनरल रूल ये कहता है अगर कोई बैड डेट है या कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है या किसी फिक्स एसेट यानी कार, बिल्डिंग, मशीन वगैरह है आपकी, उसको बेचने से अगर कोई फायदा या नुकसान हुआ है, या किसी इन्वेस्टमेंट को बेचने से फायदा या नुकसान हुआ है, तो जनरली बेटा उसे P&L अकाउंट में ले जाना चाहिए। यानी अगर हमारी प्रॉब्लम में रेवेन्यू अकाउंट के साथ साथ P&L अकाउंट भी मांगा गया है, तो ये बैड डेट, ये प्रोविजन फॉर टैक्स, ये फिक्स एसेट का फायदा नुकसान और ये इन्वेस्टमेंट का फायदा नुकसान, ये P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना चाहिए। अब नोट नंबर 1 को दोबारा पढ़ो बेटा। नोट नंबर 1 क्या कह रहा है, आपके एग्जाम में एक प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम में सिर्फ एक एक्टिविटी के बारे में बात की गई है, जैसे वो कहता है फायर डिवीजन, और फिर आपको बहुत सारी बातें बता देता है। तो ऐसे केस में हम ये मान सकते हैं कि जो भी आइटम्स हमें बताई गई हैं वो सिर्फ फायर डिवीजन से रिलेटेड है। तो अगर वो फायर डिवीजन की है तो हम उसे फायर डिवीजन के किस में डाल देंगे जी, रेवेन्यू अकाउंट में। क्लियर है यहां तक? तो ये तो था जब एक ही एक्टिविटी आपको प्रॉब्लम में दे रखी। दूसरा, अगर आपकी एग्जाम में जो प्रॉब्लम आती है, जिस इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बोला जा रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी एक से ज्यादा रिस्क में डील करती है, जैसे वो फायर इंश्योरेंस भी देती है, मरीन इंश्योरेंस, या मान लो वो मिसलेनियस इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाती है, तो जब एक से ज्यादा इंश्योरेंस दे रही है तो ऐसे केस के अंदर आप आइटम्स को कैसे क्लासिफाई, मतलब कैसे उनको P&L में या रेवेन्यू में लेकर जाओगे। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको जो आइटम्स बताई गई हैं यानी जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर वो क्लासिफाइड आइटम्स है, क्लासिफाइड का मतलब जानते हो, जिनके बारे में बताया गया है कि ये प्रॉफिट या ये इंटरेस्ट
ये फायर डिवीजन का है, ये प्रॉफिट और ये इंटरेस्ट मरीन डिवीजन का है। तो ऐसे केस में जो क्लासिफाइड आइटम्स हैं वो तो अपने अपने रेवेन्यू अकाउंट में चली जाएंगी। जैसे उसने बताया ये इंटरेस्ट फायर डिवीजन को बिलोंग करता है, ये डिविडेंड मरीन बिजनेस को बिलोंग करता है, तो वो फायर के रेवेन्यू और मरीन के रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। और जो बातें बच गई जिसके बारे में कुछ नहीं बताया, ये फायर का या मरीन का, तो बेटा ऐसे केस में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा, आप उन सभी को पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो जो क्लासिफाइड नहीं है। और तीसरा बेटा एक कॉमन पॉइंट बताया कि फायदा नुकसान या बैड डेट या प्रोविजन फॉर टैक्स, इनको नॉर्मली कहां ट्रांसफर किया जाता है बच्चों, इनको पी एंड एल अकाउंट में डाला जाता है, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनते हैं जी। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा बेटा आज की क्लास में हमने पहले पी एंड एल लिखा, उसकी कुछ बातें लिखी, तो पी एंड एल के फॉर्मेट को फटाफट याद करते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहले इनकम में तीन बातें लेनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा जो हमारे रेवेन्यू अकाउंट से ट्रांसफर होगा, इसके अलावा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, इसके अलावा अदर इनकम्स आएंगी अगर कोई स्पेसिफाइड है तो। ठीक है जी। प्रोविजन अदर देन टैक्स, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में होने वाली गिरावट के लिए कोई प्रोविजन बनाया तो वो कोई अदर आइटम है तो। उसके बाद में एक्सपेंस, एक्सपेंस के अंदर वो खर्चे आएंगे जो रेवेन्यू अकाउंट में नहीं गई, यानी अदर एक्सपेंस को यहां पर लिया जाएगा। फिर आएगा बेटा टोटल एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस में दो चीजें, एक प्रोविजन और एक अदर एक्सपेंस। ऊपर हमारा टोटल ए था, नीचे हमारा टोटल बी है। टोटल ए हमारी इनकम की बात करता है, टोटल बी एक्सपेंस की बात करता है। टोटल ए में से टोटल बी माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसके बाद में बेटा अप्रोप्रिएशन, आपने इस पैसे को क्या किया, डिविडेंड दिया, जैसे इंटरिम डिविडेंड दिया, फाइनल डिविडेंड दिया, कुछ सीडीटी वगैरह दिया गया या किसी रिजर्व में ट्रांसफर किया गया, तो इसको रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो बचेगा वो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा। अगर लास्ट ईयर का, पिछले साल का कोई ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट या लॉस है वो इसमें प्लस या माइनस कर दो, फिर जो बचेगा वो टोटल अमाउंट जो होगा उसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। ये सारी बातें बच्चों हमारी खत्म हो जाती हैं फॉर्म बी पी एंड एल अकाउंट के अंडर। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम, टोटल, और इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा ये खर्चे दिए गए, प्रोविजंस, अदर एक्सपेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसी के बाद अप्रोप्रिएशन, और ये हमारी कंप्लीट प्रॉब्लम बनकर तैयार है। अगर आपको समझ आए तो बताइए यहां तक। ये बातें सर हमें समझ आ जाती हैं। अब बेटा पी एंड एल से रिलेटेड कुछ नोट्स भी लिखवाए, ये लिखवाने का पर्पस था, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहता कि कौन सी आइटम हमें कहां पर लेकर जानी है। अब हम बेटा कुछ प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये बातें और बढ़िया से हमें क्लियर होंगी। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज मैं अब आपको प्रॉब्लम करवाने स्टार्ट करता हूं बेटा यहां पर। हाँ जी बेटा, प्रॉब्लम नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। 18 तक की प्रॉब्लम हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। आ जाइए बेटा, प्रॉब्लम नंबर 19 क्या कह रहे हैं आगे बेटा, देखो क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ परफेक्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2018। कह रहा है परफेक्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बुक से हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं जी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस बिजनेस फॉर द ईयर 31 मार्च, ये 2018 है, ये गलती से 2013 लिखा हुआ, 2018। और साथ में क्या कह रहे हैं, एंड ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द सेम पीरियड, यानी बात को समझना। ये बेटा आपको 2018 से रिलेटेड आपको कह रहा है कि सर हमारे दो डिवीजन है। बेटे ध्यान से देखना, यहां पर कितने डिवीजन बताए गए बच्चों, दो डिवीजन, और दो डिवीजन बताए गए, और आपको कह रहा है कि हमारा रेवेन्यू अकाउंट और हमारा पी एंड एल अकाउंट बना दो। सबसे पहले बेटा देखो यहां पर बोला गया जी डायरेक्टर फी 80,000 रुपए। अब जरा अपने आप से कुछ सवाल करो बेटा, देखो प्रॉब्लम को रीड करते करते आपको कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए। डायरेक्टर फी सभी को पता है बेटा, डायरेक्टर फी, डायरेक्टर कोई एक्टिविटी के लिए थोड़ी बनता है, डायरेक्टर कंपनी में अपनी सर्विस देता है, परफॉर्मेंस देता है। तो लॉजिकली बात करो, डायरेक्टर को जो फी दी जाएगी वो हमारे रेवेन्यू अकाउंट में आना चाहिए या पी एंड एल में। तो आप सभी को पता सर ये पी एंड एल की आइटम बनने वाली है। फिर बेटा यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ डिविडेंड रिसीव्ड। आप सारे बच्चे एक बात बताओ जल्दी से सोच समझकर, आपको डिविडेंड मिला,
अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, मैंने अभी अभी बताया था इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड। तो मैंने कहा था इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड हमारे रेवेन्यू में भी आ सकता है, हमारे P&L में भी। अब आप जल्दी से इस पे नजर डालो। इस प्रॉब्लम को जब पढ़े तो हमें लिखा हुआ था कि डिविडेंड मिला। अब इसने एक बार भी ये नहीं बताया ये डिविडेंड फायर बिजनेस का या मरीन बिजनेस का। दोबारा सुनो बेटा, ये जो परफेक्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये दो डिवीजन में काम करती है, यानी दो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है। ये फायर डिवीजन में भी है बेटा, और ये कौन से डिवीजन में भी है, ये बेटा आपके मरीन बिजनेस में भी है। तो सवाल मेरा बड़ा क्लियर है कि यहां पर आपको पता ही नहीं ये डिविडेंड किससे रिलेटेड है। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, ध्यान से सुनना। ये जो डिविडेंड है, अब आपको नहीं पता ना, इसलिए इसको P&L में ले जाएंगे या नहीं, ये कॉमन इन्वेस्टमेंट का मान लिया जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, अभी तो बताया बेटा, टैक्स हमारे पूरे बिजनेस का एक बार में कैलकुलेट होता है, तो ये हमारा P&L की आइटम है। इंटरेस्ट मिला, अगेन वही वाली बात, इंटरेस्ट मिला, अपने को मालूम नहीं ना बेटा इंटरेस्ट आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट पे मिला, फायर की इन्वेस्टमेंट है या मरीन की। अगर स्पेसिफाइड होता, अगर ये बोल देता कि ये इंटरेस्ट फायर डिवीजन का है, तो इसे ले जाता रेवेन्यू अकाउंट में। नहीं बोला तो मजबूरी में बेटा P&L में चला जाएगा। फिक्स एसेट एसेट होती है, इस पे डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगा। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये P&L से रिलेटेड बातें। अब बेटा आपको बताई जा रहा है फायर मरीन के बारे में। कह रहा हमारा आउटस्टैंडिंग क्लेम, हमारा बकाया क्लेम है 1 अप्रैल 2017 का 28,000 और 7,000 क्लेम पेड रिजर्व फॉर URR 1 अप्रैल 2017। इसे बोलेंगे बच्चों हमारा ओपनिंग URR का बैलेंस है। ठीक है सर, प्रीमियम मिला, एजेंट का कमीशन अलग अलग बताया जा रहा है, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट, री इंश्योरेंस प्रीमियम हमने दे दिया। द फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट आर ऑल्सो टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स। क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले बेटा क्या बताया जा रहा है, डेप्रिसिएशन, ये पॉइंट है बेटा नंबर वाइज। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट टू बी प्रोवाइडेड 10%, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझो। यहां पर बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड और यहां पर बताया एक्रूड इंटरेस्ट। इसका मतलब 19,000 मिल गया, 10,000 एक्रूड और आउटस्टैंडिंग है, तो हमारा इंटरेस्ट का इनकम बनेगा बच्चों 29,000 रुपए का। कितने रुपए का, 29,000। हम एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग करते हैं बच्चों। 19,000 मिल गया, 10,000 एक्रूड है, तो टोटल 29,000 रुपए हो जाता है। आगे पढ़ो, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स, ईयर एंड पे हमें प्रोविजन मेंटेन करना है 1,24,138 रुपए का। अगला, क्लेम आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वर फायर इंश्योरेंस 10,000, फायर डिवीजन का 10,000 है, मरीन इंश्योरेंस का बेटा 15,000 है आउटस्टैंडिंग। आगे कह रहा प्रीमियम आउटस्टैंडिंग बताया गया, फायर का 30,000, मरीन इंश्योरेंस का सब 20,000। आगे कहता है बच्चों रिजर्व फॉर URR टू बी मेंटेन 50% एंड 100% ऑफ नेट प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस रिस्पेक्टिवली। कह रहा फायर डिवीजन पे 50% और मरीन पे 100। एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट ड्यू, ईयर एंड पे मैनेजमेंट का खर्चा 10,000 बकाया और 5,000 बकाया अलग अलग। इस प्रॉब्लम को जब हम करेंगे बेटा तो हमें ध्यान से समझना है, दोनों बातें तैयार करनी है। दोनों बातें का मतलब एक तो हमें क्या बनाना है, रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, एक हमें बनाना है यहाँ पर P&L अकाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर कितनी थी, ये 19 नंबर है ना अपनी, प्रॉब्लम नंबर 19। तो जब हम इसका आंसर बनाएंगे तो बताइए सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए सर। बेटा पहले तो हम अपना फॉर्मेट बनाकर छोड़ देते हैं। ये क्या कहलाएगा, फॉर्म क्या है, बी है, और फॉर्म बी में क्या बनेगा बेटा, RA का मतलब होता है रेवेन्यू अकाउंट, और यहां पर मैं लिख दूंगा फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। कब का मांगा जा रहा है, 31 मार्च 2018 का मांगा इन्होंने बेटा। ये तो बच्चों आपका बनेगा रेवेन्यू अकाउंट। अब रेवेन्यू अकाउंट आप सभी को पता है, ध्यान से सुनना, लास्ट ईयर की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं बेटा, तो लास्ट ईयर का कॉलम तो बना ही नहीं सकते ना। यहाँ पर 3 कॉलम बना देता हूं। यहाँ पर एक बना देता हूं बच्चों शेड्यूल नंबर का, एक बना देता हूं फायर डिवीजन का, और एक बना देता हूं बेटा मरीन डिवीजन का। 2 बिजनेस है ना अपने यहाँ पर, तो दोनों के अलग अलग प्रॉफिट जानने हैं।
तो हमने अलग अलग कॉलम्स बना दिए बच्चों। यहाँ पर आप सभी बच्चों को पता है सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है सर, यहाँ पर आता है प्रीमियम अर्न्ड, जिसका शेड्यूल नंबर 1 बनता है। फिर आता है सर यहाँ पर चेंजेज इन यूआरआर। मैं तो बेटा चेंजेज इन यूआरआर यहीं दिखाता हूं। अब ये प्लस भी हो सकता है तो माइनस भी हो सकता है। अब बेटा आपने इस प्रॉब्लम को पढ़ा, इस प्रॉब्लम के अंदर कोई भी इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट की इनकम ऐसी नहीं है जो डायरेक्टली किसी एक्टिविटी से बिलोंग करती हो, या इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड है सब कुछ, बट वो बेटा चुपचाप जैसे लिख दिया डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, बताया नहीं वो फायर का है कि मरीन का। तो जब वो स्पेसिफाई नहीं करेगा तो बेटा वो कहां चला जाएगा, पी एंड एल में। ये लिखवाया था ना बेटा, ये देखो, अगर वो क्लासिफाइड होता तो रेवेन्यू में आता, अगर वो क्लासिफाइड नहीं है तो उसे पी एंड एल में ले जाएंगे। तो आपका रेवेन्यू अकाउंट तो इतना ही बनेगा, टोटल इनकम आ जाएंगी यहां पर, यानी टोटल है। इसके बाद में आ जाएगा बच्चों क्लेम इनकर्ड। क्लेम इनकर्ड का शेड्यूल नंबर कौन सा बनेगा, 2 बनेगा। क्लेम इनकर्ड शेड्यूल नंबर 2। फिर बनेगा बच्चों कमीशन, शेड्यूल नंबर 3। फिर बनेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस। वो सारे खर्चे जो इंश्योरेंस के बिजनेस को करने के लिए आपको करने पड़ेंगे, यानी डायरेक्टली इंश्योरेंस बिजनेस वाले खर्चे आ जाएंगे। इसका टोटल लगाओगे तो कहलाएगा टोटल बी। ऊपर आपका टोटल इनकम की बात करता है, अब टोटल एक्सपेंस की बात करेगा, ये कहलाएगा बेटा टोटल बी। अब ए में से अगर हम बी माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, अगर ए माइनस बी करोगे तो ये हमारा कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ए माइनस बी। चलिए सर, ये हमने रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। अभी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं की बेटा हमने। अब ऐसे ही यहां पर पी एंड एल भी मांगा गया है, तो एक पी एंड एल का भी फॉर्मेट बना देते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ध्यान से समझना, अगर हम बात करें यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर आएगा फॉर्म बी और क्या लिखा जाएगा, पीएल। अब आपको पता ये भी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आ जाएगा यहां पर भी। तो सबसे पहले जब इस अकाउंट को बनाएंगे, अब हमें कोई शेड्यूल नंबर तो बनाना है नहीं, यहां पर आ जाएगा अमाउंट। तो चलिए सर कैलकुलेशन करवा देते कैसे हो गए। अब आपको पता है हमारे पास 2 डिवीजन है, तो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस आएगा यहां पर। तो सबसे पहले यहां पर पॉइंट नंबर 1 क्या बनेगा, फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए बेटा अभी तक आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस जो हमारा रेवेन्यू अकाउंट से आता है, इस बार हमारे पास 2 डिवीजन है। तो एक तो हम लिखेंगे सर फायर इंश्योरेंस से कितना, और दूसरा क्या लिखेंगे कि हमारा दूसरा डिवीजन क्या है, अलग अलग डिवीजन का बता देंगे हम। फिर हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम कितनी वो अलग से बता दो, और तीसरा अदर इनकम्स अलग से बता दो कि हमारी अदर इनकम्स कितनी है। इसके बाद में हमारा टोटल आ जाएगा ए का, यानी हमारी टोटल इनकम्स आ जाएंगी बेटा यहां पर। अब हम जब एक्सपेंस का शेड्यूल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोविजन अदर देन टैक्स। फोर्थ पॉइंट आएगा प्रोविजंस, प्रोविजंस
अदर देन टैक्स, अदर देन टैक्स, टैक्स के अलावा के प्रोविजन। पांचवा पॉइंट अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। ठीक है, और इसके बाद में क्या आएगा हमारा, अदर एक्सपेंस के बाद थोड़ी जगह छोड़ देना बेटा, तो ये आ जाएगा टोटल बी, ये आ जाएगा टोटल ए के बाद में हमारा टोटल बी। ठीक है, इसके बाद में हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा ए माइनस बी। उसके बाद में आप क्या लोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसमें से माइनस किया जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। फॉर्मेट बनाकर छोड़ रहा हूं बेटा, बाद में बस अमाउंट ला ला कर लिख दूंगा यहां पर। प्रोविजन फॉर टैक्स तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कहलाएगा पीएटी, क्या कहलाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, बस यहीं पर अप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो थोड़ी जगह छोड़कर बाद में यहां वर्किंग नोट बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा कह सकते हैं कि बेटा एक फॉर्मेट सा बनकर तैयार हो जाता है यहां पर। अब हमें सभी चीजों के ऊपर नोट बनाने पड़ेंगे। चलो सर, ठीक है, अब हमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा यहां से। बेटा मैं कह रहा हूं यहां पर बनाता हूं आपके लिए वर्किंग नोट। देखो पहले तो आप ये मानकर चलो कि आप नॉर्मल तरीके से अपना रेवेन्यू अकाउंट बना रहे हो। जैसे बेटा हम नॉर्मल तरीके से रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं वैसे ही हम पहले रेवेन्यू को कंप्लीट करेंगे, देन हम पी एंड एल पर आएंगे। तो अभी तो आप बना पी एंड एल से रिलेटेड जो बातें उसे इग्नोर कर दो, कंप्लीटली भूल जाओ आप। यहां पर ये जितनी भी बातें दे रखी है ना बेटा, ये सारी की सारी बातें आपकी पी एंड एल को बिलोंग करती है, इन सभी बातों को इग्नोर कर दो। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग क्लेम वगैरह बता रखा है। सबसे पहले आप आ जाओ प्रीमियम का कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा। ये रहा, हमें प्रीमियम मिला 4.5 लाख और 3,30,000। फिर हमारा डेबिट हुआ री इंश्योरेंस का, इसको सेटल करेंगे। और नीचे देखो प्रीमियम कहां पर आउटस्टैंडिंग बताया गया है, बताया गया है आपका ये वाला पॉइंट। चलो शेड्यूल नंबर 1 बनवा देता हूं बेटा। पहला शेड्यूल किससे रिलेटेड होता है, याद करो जी, प्रीमियम से रिलेटेड। इसमें आता था प्रीमियम अर्न्ड के बारे में। हमारे पास 2 बिजनेस है बेटा, तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक हमारा फायर डिवीजन है और एक हमारी बेटा दूसरी डिवीजन है। सबसे पहले आ जाओ सारे बच्चे प्रॉब्लम पे, बड़े आराम से देखना। इस टेबल में देखो आपको प्रीमियम मिला 4.5 लाख और 3,30,000। इसको मैं क्रॉस कर देता हूं कि खत्म हो गया। तो यहां पर आ जाएगा रिसीव्ड 4,50,000, 4,50,000 और 3,30,000। पहले ये बताओ ये समझ आया कि नहीं है। हमने क्या किया, 4.5 लाख और 3,30,000 लिख दिया। ये तो था रिसीव्ड, बट हम बेटा एक्रूड लेते हैं, इसलिए लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, ये वाला प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 2018 यानी ईयर एंड पे फायर डिवीजन पे 30,000 है और मरीन डिवीजन पे 20,000 है। तो यहां पर आ जाएगा प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये आ जाएगा बेटे 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000 रुपए। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा आ गया। इसके अलावा हमारा डेबिट हुआ, बता रहा है री इंश्योरेंस प्रीमियम, और डेबिट का मतलब है वो सीडेड होता है बेटा हमेशा। अरे बेटा री इंश्योरेंस सीडेड कहलाएगा। डेबिट का मतलब है ये सीडेड, CEDED। तो री इंश्योरेंस सीडेड के बारे में बताया जा रहा है 25,000 और 15,000। तो यहां से 25,000 माइनस हो जाएंगे और यहां से बच्चों 15,000 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ये आ जाता शेड्यूल नंबर 1 का अमाउंट है। तो 4.5 + 30, 4,80,000 माइनस 50,000,
सॉरी 25,000, ये बचेगा 4,55,000 रुपए, 4,55,000 रुपीज। और बेटा मरीन डिवीजन का 3,30,000 प्लस 20,000 माइनस 15,000। अगर आप यूआरआर यहीं से माइनस करोगे, आप यहां से भी कर सकते हो माइनस चेंजेस इन यूआरआर, बट मैं नॉर्मली क्या करता हूं बेटा, यूआरआर को अलग से दिखाता हूं। तो मेरा ये मानना है यहां पर लेकर आ जाओ 4,55,000, आप वहां पर भी कर सकते हो, उससे कोई टेंशन नहीं है, 3,35,000। अब अलग से करेंगे जी चेंजेस इन यूआरआर को हम अब कैलकुलेट करेंगे यहां पर साइड में, यहां पर आ जाता है चेंजेस इन यूआरआर, चेंजेस इन यूआरआर यानी अनरियलाइज्ड रिस्क रिजर्व की बातें होंगी बच्चों, एक फायर डिवीजन और एक मरीन डिवीजन। सबसे पहले ये बताओ हमारा नेट प्रीमियम कितना है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया सर, नेट प्रीमियम का अमाउंट है बच्चों 4,55,000 और 3,35,000। परसेंटेज ऑफ यूआरआर, यूआरआर का परसेंटेज बताओ, इस पे बनेगा 50%, इस पे बनेगा बेटा 100%, तो इसके बेसिस पे क्लोजिंग यूआरआर आ जाएगा, क्लोजिंग यूआरआर रिक्वायर्ड, तो ये आ जाएगा 4,55,000। नहीं सर ये क्या कर रहे हो, 50% लेना इसका, तो ये तो आ जाएगा 3,35,000। 4,55,000 का 50% निकालना 2,27,500। अब आपके पास ओपनिंग यूआरआर रखा होगा तो माइनस कर दो ओपनिंग यूआरआर। अगर हम ओपनिंग यूआरआर को देखें बेटा तो हमारे पास है 2 लाख और 1,40,000, इसका रखा हुआ 2 लाख रुपए और इसका रखा हुआ बेटा 1,40,000, तो जो डिफरेंस है वो यूआरआर बना लेंगे, तो ये कहलाएगा चेंजेस इन यूआरआर। तो कितना कितना यूआरआर बनाना पड़ेगा, पहले केस में 27,500 का और दूसरे केस में बेटा 3,35,000 माइनस 1,40,000 1,95,000 का यूआरआर बनाना पड़ेगा। नॉर्मली जो आप आंसर्स देखोगे बुक्स वगैरह में वो ऐसे कर देते हैं, यहीं से 27,500 माइनस कर देते हैं, यहां से 1,95,000 माइनस और नेट अमाउंट को रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बट मैंने आपको कह रखा कि आप वहीं ले जाकर दिखा दो, वैसे फर्क कोई नहीं पड़ना, वैसे भी कर सकते थे। तो अब आ जाते हैं यहां पर, इस पे बनेगा 27,500 का माइनस और इस पे बनेगा 1,95,000 का माइनस। तो जरा बताना कितना बचा, ये तो बचेगा आपका 1,40,000 रुपए नेट, और 4,55 में से 27,500 माइनस करोगे तो 4,27,500। ये हमारा क्या कैलकुलेट हो गया बेटा, इनकम के बारे में बातें पता चली। अब आ जाता है क्लेम इनकर्ड का नोट बनाना पड़ेगा बेटा, शेड्यूल नंबर 2 तैयार करेंगे बच्चों, और जिससे हम क्लेम इनकर्ड की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो जरा बताना क्लेम इनकर्ड शेड्यूल नंबर 2। अब बनाऊंगा मैं यहां पर शेड्यूल नंबर 2 क्लेम के बारे में, क्लेम इनकर्ड। तो जब क्लेम इनकर्ड निकाला जाएगा दो बातें होंगी, पहले फायर और मरीन डिवीजन, दोनों डिवीजन को अलग अलग नोट कर लिया। जरा बताना सबसे पहले क्लेम पेड 1,80,000, तो सबसे पहले आप बता दो पेड अमाउंट कितनी है। पेड 1 लाख रुपीज और 80,000 80,000, 1,80,000 आ गया, ये तो आ गया क्लेम पेड। फिर बता रहा है ओपनिंग पेबल आउटस्टैंडिंग, बेटा 1 अप्रैल 2017 का तो ओपनिंग ही कहलाएगा ना, तो ओपनिंग माइनस हो जाएगा और क्लोजिंग यहां पर दिया होगा कहीं, क्लेम आउटस्टैंडिंग 10,000 और 15,000, तो पहले क्लोजिंग वाला प्लस कर दो, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना कितना है बेटा 30,000 और नहीं, ये है बेटा
10,000 और 15,000। तो यहां पर 10,000 प्लस होंगे और यहां पर 15,000 प्लस होंगे। तो ये क्या रहे, आपका क्लेम इनकर्ड का कैलकुलेशन, पेड कितना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना, इसमें से माइनस कर दो आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट है। जब आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पे जाओगे बच्चों, तो आपका ये रहा 28,000 और 7,000। तो आप इसे भी माइनस कर दो, 28 और 7,000। चलिए जरा बताना कितना आ रहा है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 28,000, ये हो जाता है 82,000 रुपीज। कोई क्लेम से रिलेटेड एक्सपेंस तो नहीं है ना, लीगल एक्सपेंस वगैरह इस प्रॉब्लम में नहीं था। कोई क्लेम से रिलेटेड लीगल एक्सपेंस वगैरह तो नहीं है ना बेटे? नहीं सर, यहां ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। तो देखो क्लेम इनकर्ड समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, समझ आ गया यहां तक। तो अगर हम बात करें बेटा क्लेम इनकर्ड की, एक सेकंड, क्लेम इनकर्ड पे थे ना। तो क्लेम इनकर्ड हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना कितना आया हमारा 82,000 और 88,000 आ जाएगा यहाँ पर। फिर आ जाता है बेटा कमीशन के बारे में। तो अब बनाना पड़ेगा शेड्यूल नंबर 3, कमीशन से रिलेटेड। कमीशन है कि नहीं है यहाँ पर? एजेंट का कमीशन 40,000 और 20,000, इसके बारे में कुछ बताया क्या कहीं पर? नहीं सर। तो कमीशन तो डायरेक्टली ले लो बेटा 40 और 20, कमीशन को लेकर कुछ भी नहीं बोला गया है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर 40,000 और यहाँ पर 20,000 ले लो, 40,000 और 20,000 रुपए ऑपरेटिंग एक्सपेंस का बेटा नोट बनेगा। तो अब आ जाते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे। शेड्यूल नंबर 4, थर्ड का क्यों नहीं बनाया, उस पर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं था। तो यहां पर बेटा एक आ जाएगा फायर का और एक आ जाएगा मरीन डिवीजन का। बताइए जरा, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है? मैनेजमेंट के खर्चे 60,000 और 45,000, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट फायर डिवीजन में 60,000 रुपए का है और इसके अंदर 65,000 का है। ये देखो ना बेटा, ये दिया हुआ है 60,000 और 45,000 था सर, गलत लिख दिया आपने। 60,000 और यहां पर था 45,000। आगे बेटा कहीं पर आउटस्टैंडिंग भी बताया गया था 10,000 और 5,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 10,000 और 5,000। तो इसके साथ इसका टोटल लगा दो, ये आ जाएगा 70,000 और ये आ जाएगा जी 50,000। $70,000 और 50,000। चलिए अब टोटलिंग करते हैं इसके। 1,58,000, इधर 82,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000, 1,92,000 माइनस 4,27,500। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 2,35,500। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और उधर बेटा हमारा ऑपरेटिंग लॉस आ गया 18,000 रुपए का। तो एक एक्टिविटी से बेटा हमें प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी एक्टिविटी से हमें लॉस हो रहा है। क्या यहां तक समझ में आ गया? ये हमारा रेवेन्यू अकाउंट बना बेटा, जो नॉर्मली हमें बनाना होता है। ये तो रेवेन्यू अकाउंट बन गया। तो रेवेन्यू अकाउंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2,35,500 और लॉस है दूसरी एक्टिविटी में 18,000 रुपए का। अब बेटा हमें बनाना है P&L। तो जब P&L की हम शुरुआत करेंगे तो मैं आपको बता दूं बेटा जल्दी से,
यहां पर फायर इंश्योरेंस बिजनेस से तो प्रॉफिट हुआ 2,35,500 रुपए का, और मरीन डिवीजन से 18,000 का लॉस हुआ, तो इसके बाहर बन जाएगा ब्रैकेट। क्लियर है? तो बेटा हमारा फायर का आ गया, और अब आ जाता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। क्या बना लेते हैं? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे हमें एक वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। अच्छा, क्या वर्किंग नोट बनाओगे बेटा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे? बताओ जरा। हमारे पास क्या क्या है, यह एक काम कर देते हैं ना बेटा, यहीं पर दिखा देते हैं। इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह सब कुछ आता है ना यहां पर। क्या लिखा हुआ? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ऐसे करो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में आप ऐसे लिख दो, अलग से लिखेंगे इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड। चलो मैं यहीं पर बता देता हूं, इधर आ जाओ। आपको डिविडेंड मिला 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए तो आपके डिविडेंड वाले आ गए। फिर आपको कह रहा है कि हमें इंटरेस्ट मिला 19,000 रुपए, 19,000 रुपए ये ले लोगे, और एक पॉइंट बता रहा था आपका एक्रूड इंटरेस्ट के बारे में, यहां पर था ना बेटा, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए। इसका मतलब 19,000 तो रिसीव्ड वाले थे, 10,000 एक्रूड है, तो टोटल हमारा 1,29,000 रुपए आ जाएगा। अरे बेटा 1 लाख का डिविडेंड मिला, 19,000 का इंटरेस्ट मिला, और 10,000 का इंटरेस्ट एक्रूड है, अभी मिला नहीं, तो टोटल मिलाकर 1,29,000 हो गया। अदर इनकम में कुछ है नहीं यहां पर, तो अब हम टोटल लगाएंगे 2,35,500 प्लस 1,29,000 माइनस 18,000, तो आ जाएगा 3,46,500, 3,46,500 हमारा टोटल आ गया। प्रोविजंस अदर देन टैक्स, कोई प्रोविजन हमारे पास है क्या? तो एक काम करते हैं बेटा, यहां पर हम एक सेकंड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स में, अदर देन टैक्स में, सॉरी, यहां पर आ सकता है डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन को प्रोविजन में ही दिखाया जाता है। कहां पर दिखाया जाता है? प्रोविजन में। तो यहां पर आ जाओ, आपकी फिक्स्ड एसेट है 90,000 की, और उस पर डेप्रिसिएशन बना 10,000, तो 9,000 रुपए यहां पर आ जाएगा। तो प्रोविजंस में आप लिख सकते हो डेप्रिसिएशन। तो आप कैसे दिखा दोगे? 90,000 की एसेट है, 10% उस पर डेप्रिसिएशन है, तो 9,000 रुपए यहां पर आ जाएगा, और बाकी कुछ यहां पर है नहीं। इसके अलावा सर एक पॉइंट आपने हटा दिया, और यहां पर आ जाएगा बेटा अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस में क्या आएगा? जो डायरेक्टर फी नहीं थी बेटा, डायरेक्टर को पैसे दिए थे, वो आ जाएंगे अदर एक्सपेंस, जैसे कि डायरेक्टर फी। डायरेक्टर फी अब देख लो कितने रुपए की, अब यहां से देख लो, पी एंडल की आइटम यही तो थी। डायरेक्टर फी 80,000 ये ले लेंगे, 80,000 रुपीज। तो हमारे एक्सपेंस हो गए ये, यहां तक की बात करें तो 89,000 रुपीज बना। तो इसमें से 89,000 माइनस कर दो जी, तो 2,57,500 क्या कहलाएगा आपका? 2,57,500 कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन ले लिया, अदर एक्सपेंस ले लिया, अदर एक्सपेंस में सिर्फ डायरेक्टर फी तो थी, ये देखो डायरेक्टर फी ले लिया, ये इनकम थी, इनकम में चला गया, ये इनकम थी, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन ले लिया, और ये बेटा टैक्स से रिलेटेड बातें, इसको अभी लिया नहीं हमने। टैक्स का प्रोविजन कितना बनाना है? 1,24,138 रुपए का। अब हमें टैक्स पे बेटा एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। आ जाओ यहां पर, हमें टैक्स का अकाउंट बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो मेरे पास यहां जगह है ना, तो मैं यहीं पर बना देता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। सारे बच्चे इस पे ध्यान देना, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा बेटा। आ जाओ, आप सभी को पता है प्रोविजन हमारा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सभी बच्चे पहले यहां पर आ जाओ, आपका ओपनिंग प्रोविजन कितने रुपए का? हमारे पास 1 अप्रैल 2017 का ओपनिंग प्रोविजन है 85,000।
तो बेटा ओपनिंग प्रोविजन हमारी ओपनिंग लायबिलिटी कहलाएगा, यानी टू बैलेंस BD 85,000। प्रॉब्लम कहता है हमें क्लोजिंग में प्रोविजन मेंटेन करना है 1,24,138। तो ओपनिंग अगर इधर आया तो क्लोजिंग अपोजिट साइड में चला जाएगा बेटा, टू बैलेंस CD, और इसकी अमाउंट है 124,138। ठीक है सर, तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन के बारे में लिख दिया। एक बात बताओ, आपने जो टैक्स पे किया होगा 60,000 रुपए का, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बेटा टैक्स पे करने से प्रोविजन का बैलेंस कम हो जाएगा। प्रोविजन आपने जो बना रखा था, अगर आप टैक्स पे कर दोगे तो प्रोविजन का बैलेंस गिर जाएगा बेटा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोविजन के लिए अगर आप पेमेंट करोगे तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट, यानी प्रोविजन कम होगा और कैश का बैलेंस कम होगा, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पर आ जाएगा पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर। इससे पता चल जाएगा कि आपको इस साल कितना प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। बेटा अगर आपने ये 60,000 पे कर दिया तो अब आप इस साइड का टोटल लगा लो जी, 60,000 प्लस 1,24,138, इधर का टोटल आ जाता है 1,84,138 रुपए। इसमें से ओपनिंग प्रोविजन माइनस कर दो तो आप इस साल कितना प्रोविजन और बनाओगे, बाई P&L आ जाएगा यहां पर। इसका मतलब आपने कितना प्रोविजन तैयार किया, 99,138, तो 1,84,138। इसका मतलब क्या होता है पहले ही सुन लो। इस बात का मतलब है करंट ईयर में कितने रुपए का एडिशनल प्रोविजन बनाया गया। बेटा याद करो, जब भी प्रोविजन हम बनाते थे अकाउंट्स में, इस चैप्टर में नहीं, पूरी अकाउंट्स के अंदर, तो हमेशा आपको टीचर ने बताया होगा प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो अगर आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया तो प्रोविजन फॉर टैक्स नाम आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 99,138। ये बेटा आपके P&L का पार्ट बनेगा 99,138। ये माइनस कर दो भाई, 2,57,500 99,138। तो ये आ जाएगा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। कितना आ गया बेटा? ये आ रहा है कुछ 1,58,362 रुपए। अब कोई अप्रोप्रिएशन वगैरह है नहीं बेटा, इसने बताया नहीं किस रिजर्व में ट्रांसफर करना है वगैरह वगैरह, ना तो इन्होंने ये बताया कि आपको किसी रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ना ये बताया ओपनिंग ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट कितना है। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आप कैलकुलेट करके आ जाओगे, बात खत्म। आपको अप्रोप्रिएशन के बारे में नहीं बताया गया। तो मैं एक बार P&L की बातों को फिर से बता दूं बेटा समझने के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा रेवेन्यू अकाउंट से आया, फायर डिवीजन पे प्रॉफिट था, मरीन पे लॉस था। अच्छा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट की इनकम दिखानी है। आपको डिविडेंड मिला था 1,00,000 रुपए का, आपको 19,000 का इंटरेस्ट मिला और 10,000 का ड्यू है यानी एक्रूड है, तो टोटल आ गया 1,29,000। डेप्रिसिएशन बेटा, डेप्रिसिएशन 90,000 की एसेट थी, 10% तो 9,000, और अदर एक्सपेंस में आ गया बेटा डायरेक्टर की फी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, टैक्स का प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे। हमारे पास इतने रुपए का ओपनिंग प्रोविजन था, इतने रुपए का आपको और प्रोविजन बनाना पड़ा, इतना आपने मतलब इतने रुपए का क्लोजिंग मेंटेन करना है, इतना आपने पे कर दिया, तो इस साल आपने 99,000 का प्रोविजन क्रिएट कर लिया होगा। बेटा ये इनकम टैक्स पेड ही है, वो एडवांस टैक्स जो है, आप इनकम टैक्स पेड है ये ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारे बेटा प्रॉब्लम नंबर 19 कंप्लीट हो जाती है। 19 नंबर में उन्होंने हमसे दो बातें मांगी, कौन कौन सी? एक तो उन्होंने हमें कहा रेवेन्यू अकाउंट बनाकर दिखाओ, दूसरा बेटा P&L अकाउंट बनाकर दिखाओ। तो ये हमारा यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स को बस समझना जरूरी था। ये ओपनिंग प्रोविजन, इसमें से इतना पे हो गया, इतना क्लोजिंग मेंटेन करना है, तो आपको P&L से कितने रुपए और चार्ज करने पड़ेंगे, 99,138।
ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाता है। अप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो यहीं तक हमें इसका सॉल्यूशन तैयार करना था बच्चों। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। हाँ जी बेटा, इसके बाद अगर हम आपको बता दें तो 19 के बाद में 20 नंबर जो है ना बेटा, ये तो एक बहुत ही आसान और सिंपल प्रॉब्लम है, ये होमवर्क में जाएगी बेटा आपके 20 नंबर। इसमें रेवेन्यू अकाउंट मांगा गया, बनाकर आना बच्चों से। और अब हम चलते हैं 21 पे। इसके अंदर 21 में भी बेटा पी एंड एल मांगा जाएगा, तो पढ़ते हैं हमारे साथ साथ, सारे बच्चे रीड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च प्रिपेयर द रेवेन्यू अकाउंट एंड यहाँ पर है बेटा पी एंड एल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट ऑफ सागर बीमा कंपनी लिमिटेड इंगेज्ड इन मराइन बिजनेस। ये कह रहा है कि सागर बीमा इंश्योरेंस कंपनी है, उससे रिलेटेड आपको क्या बनाना है, रेवेन्यू के साथ साथ पी एंड एल भी बनाकर देना है जी। डायरेक्ट बिजनेस बताया जा रहा है बच्चों, और री इंश्योरेंस के बारे में बात की जा रही है। आपको प्रीमियम बताया जा रहा है रिसीव्ड, फिर ये बताया जा रहा है ओपनिंग रिसीवेबल, और 31 मार्च का ये क्लोजिंग है बेटा 1,80,000। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये प्रीमियम पेड यहां पर आना चाहिए था, प्रीमियम पेड, ठीक है जी, 2,40,000, और उस पे पेबल 20,000 और 42,000, तो ये हो गया। उसके बाद में क्लेम की बातें की जा रही हैं। क्लेम पेड का अमाउंट है बेटा 16,50,000 और 1,25,000। फिर पेबल बताया जा रहा है 2012 का 95,000 और 13,000, और क्लोजिंग बताया जा रहा है 1,75,000 और 22,000। फिर बताया जा रहा है रिसीव्ड 1,00,000, ये ओपनिंग, और ये आपको फिर क्लोजिंग बताया जा रहा है। फिर कमीशन के बारे में डायरेक्ट बिजनेस पे, एक्सेप्टेड पे और सीडेड पे, ये बहुत सारी आइटम्स दे रखे हैं बेटा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सैलरी 2,60,000 की है, रेंट रेट एंड टैक्स बताया जा रहा है बच्चों 18,000 का, प्रिंटिंग बताई जा रही है बेटा 23,000 की। उसके बाद में बताया जा रहा है इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड 1,15,000 का आपको ये मिला। इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 24,500। लीगल एक्सपेंस, और लीगल एक्सपेंस का अमाउंट है बेटे 60,000, जिसमें से 20,000 सेटलमेंट ऑफ क्लेम का है, तो 40,000 तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा, और 20,000 बेटा क्लेम के अंदर जुड़ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, कार को बेचने से प्रॉफिट हुआ, तो मैं आपको बता दूं ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार जो है ये पी एंड एल की आइटम है। मैंने बताया था ना, अगर किसी एसेट को बेचने से फायदा होता है तो वहां पर आ जाएगा बैडेड पी एंड एल में जाएगा। इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड, गवर्नमेंट के पास आपका ज्यादा टैक्स जमा होगा, वो टैक्स पे आपका ब्याज बना बेटा रिफंड वाले पे 12,000 रुपए, ये भी आपकी अदर इनकम का पार्ट बनेगा। इनकम टैक्स पेड है 2,40,000 रुपए का, कितने रुपए का बेटा 2,40,000 रुपीज का आपका इनकम टैक्स पेड है। और इसके बाद में बैलेंस ऑफ फंड 26,50,000 है, जिसमें से एडिशनल है 3,25,000। एडिशनल रिजर्व हैज टू बी मेंटेन 5% ऑफ नेट प्रीमियम फॉर द ईयर, और इस साल आपको एडिशनल 5% बनाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नंबर 21 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 21, सभी बच्चे यहां पर आएंगे जी। प्रॉब्लम नंबर 21 पे सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, आपको रेवेन्यू अकाउंट बना लेना चाहिए फटाफट। इसका रेवेन्यू अकाउंट फॉर्म बी के अंदर आर्य अकाउंट है बेटा। ये तो पहले तो मैं फॉर्मेट बनाकर छोड़ रहा हूं जी, पार्टिकुलर्स फटाफट बेटा। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए था अभी तक, शेड्यूल नंबर और जी अमाउंट। सबसे पहले क्या आएगा, प्रीमियम अर्न्ड आ जाएगा सर। यहां पर सबसे पहले लिया जाएगा प्रीमियम, उसके बाद में आ जाएगा चेंजेस इन यूआरआर, चेंजेस इन यूआरआर, इसका टोटल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल इनकम्स आ जाएंगी, टोटल इनकम्स। ये कहलाएगा आपका ए पॉइंट। उसके बाद में आ जाएगा क्लेम, कमीशन वगैरह वगैरह। फिर आ जाएगा क्लेम इनकर्ड, क्लेम इनकर्ड शेड्यूल नंबर 2।
फिर आ जाएगा कमीशन, शेड्यूल नंबर 3, फिर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, शेड्यूल नंबर 4, तो आ जाएगा टोटल बी, टोटल ए और टोटल बी, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ए माइनस बी, बस खत्म। ये आपका पी एंड सॉरी रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट बन जाएगा। अब आ जाएगा पी एंड एल। तो इस बार हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे फॉर्म बी और पीएल अकाउंट। बेटा ईयर एंडेड वगैरह आप लिख लेना, कौन सी ईयर एंडेड का बनाया जा रहा है। मैंने सीधा यहां पर फॉर्मेट बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा बच्चों हमारा शेड्यूल नंबर, फिर आएगा जी हमारी अमाउंट रुपीस। चलो सबसे पहले यहां पर आएगा बेटा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से बिजनेस का है, चलिए ठीक है। उसके बाद में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आ जाएगा बेटा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और इसमें तुम्हें मालूम है ना क्या क्या दिखाया जाता है, तो अलग से लिख दो। इसके अंदर क्या था, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट। इसके बाद में आ जाएगा अदर इनकम्स। इस बार अदर इनकम्स है, आपको पता है कौन कौन सी हैं, मैं बता देता हूं अदर इनकम्स में क्या क्या। भाई एक बात बताओ, बची हुई अदर इनकम ही तो कहलाएंगे। जैसे आपका कार को बेचने से जो फायदा हुआ वो अदर इनकम में आ जाएगा। क्लियर है, कार को बेचने से फायदा हुआ, और एक यहां पर इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड है, तो ये दो चीजें आ जाएंगी। तो एक तो नोट कर दूंगा यहां पर इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड, और दूसरा आ जाएगा बेटा इनकम टैक्स का रिफंड तो होगा ही होगा, उसका ब्याज, और दूसरा प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, कार को बेचने से जो फायदा वगैरह हो वो आ जाएगा। अगर हम यहां तक की बातें करें तो यहां पर आ जाएगा बेटा हमारा टोटल है। इसके बाद में आपको पता है ना प्रोविजंस आते हैं अदर देन टैक्स, तो इसके बाद में आ जाएगा प्रोविजंस अदर देन टैक्स। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ, ये कहलाएगा प्रोविजंस अदर देन टैक्स, टैक्स के अलावा के प्रोविजन ले लेंगे पॉइंट नंबर 4 के अंदर। फिर आ जाएगा पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में आ जाएगा अदर एक्सपेंस, कोई और खर्चे तो वो आ जाएंगे। फिर आ जाएगा यहां पर टोटल बी, इसके बाद में हमारा टोटल भी आ जाएगा। उसके बाद में आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। पीबीटी कैसे आएगा, ए माइनस बी कर देंगे बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए। उसके बाद में आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर देंगे, याद है ना आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स है तो वो माइनस कर दो। इसको माइनस करने के बाद जो आएगा ये कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए ये हमारा फॉर्मेट बन गया बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल नंबर 1 का काम।
तो फॉर्मेट बनाना तो इजी है ना, इतने प्रॉब्लम्स में बना चुके हम सबसे पहले। अब मैं क्या करूंगा, अब पूरा डिटेल में ऐसे नहीं करूंगा रिसीव्ड ओपनिंग क्लोजिंग, ऐसे मैं ऐसे लिख दूंगा डायरेक्ट बिजनेस का, और एक ही लाइन में सब कुछ लिख दूंगा। डायरेक्ट बिजनेस को लेकर क्या क्या बताया जा रहा है तो बड़े आराम से लिखा जा सकता है। ये देखो 24 लाख रुपए मिल गया, ओपनिंग रिसीवेबल 1,20,000, तो 24 में से 1,20,000 माइनस कर देंगे, तो ऐसे कर देंगे 24 लाख, उसमें क्लोजिंग प्लस कर देंगे, क्लोजिंग है बेटा 1,80,000, और उसमें से माइनस कर देंगे बच्चों 1,20,000। यही तो है, 1,20,000 ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस हो जाएगा बेटा। तो जरा बताना ये कितना निकल कर आ रहा है। ये आ जाएगा बेटा 24 लाख प्लस 1,80,000 माइनस 1,20,000। सर ये क्या कर रहे हो आप, 24 लाख 23,40,000 आ जाएंगे। कुछ गलत गलत लग रहा है क्या, सॉरी 24,60,000 आ जाएगा। आगे देखो, ये बेटा एक्सेप्टेड का होगा, तो यहां पर प्लस हो जाएगा री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड वाला ऐड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ हमारा री इंश्योरेंस का मिला कितना अपने को, 3,60,000, तो ये आ जाएगा जी 3,60,000। क्लोजिंग उसमें प्लस कर दो, क्लोजिंग है बेटा 28,000 और 21,000 माइनस कर दो, माइनस 21,000। जरा बताना ये कितना आता है, 3,60,000 प्लस 28,000 माइनस 21,000, ये आ जाता है 3,67,000। माइनस री इंश्योरेंस सीडेड, री इंश्योरेंस CEDED। अब सीडेड के बारे में आपने पे किया 240, तो 2,40,000 ले लो। क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है बेटा 42 माइनस 20, तो प्लस 42 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 2,62,000। इसकी मदद से आपका नेट प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। बताना जरा कितना आ रहा है, 25,65,000 रुपए। अब साइड में करो बेटा चेंजेस इन URR। देखो ये सारी चीजें आपने खुद ने इतनी बार कैलकुलेट कर रखी हैं कि आप खुद से भी कर सकते थे। URR का चेंज निकालो। हमारा करंट ईयर का नेट प्रीमियम कितना है, करंट ईयर में हमारा नेट प्रीमियम है 25,65,000 रुपीज, 25,65,000 बेटा। अब सबसे पहले ये बताओ आपको URR बनाना कितना है, डिवीजन कौन सी है बेटा हमारी है, हाँ, तो इसका मतलब 100% और 5% एडिशनल परसेंटेज ऑफ URR, तो नॉर्मल 100% तो बनेगा ही बनेगा, प्लस 5% एडिशनल के नाम के, तो 105% हमें प्रोविजन बनाना है यहां पर। तो इससे आ जाएगा क्लोजिंग, क्लोजिंग URR रिक्वायर्ड, इसका 105%, 26 लाख 93,250। इसमें से माइनस कर दो बेटा ओपनिंग में कितना आपके पास, ओपनिंग URR कितना है, लास्ट में दिया हुआ था हमारे पास ओपनिंग है 26,50,000, जिसमें एडिशनल भी इंक्लूडेड है, तो माइनस कर देंगे 26,50,000। ये आ जाएगा बेटा 43,250, ये बनाना पड़ेगा आपको। तो यहां पर क्या आएगा, पहले प्रीमियम अर्न कितना आया था बेटा 26, 25, 65,
25,21,750। चलो यहां पर आ जाओ। अब बेटा एक काम कर सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना। अब इस बार इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट दिया हुआ 1,15,000। अब ये 1,15,000 जो है, अब ये तो बताया नहीं है कि ये कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही डिवीजन है बेटा, तो ध्यान से सुनना। इस प्रॉब्लम में हम एक ही रिस्क में डील करते हैं। तो हम अगर चाहें बेटा, इसे सुन लो मेरी बात, तो इस इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड को हम रेवेन्यू अकाउंट में भी ला सकते हैं और हम P&L में भी। क्लियर है? मैं इसे P&L में लेकर जा रहा हूं, आप अगर इसे रेवेन्यू में ले जाओगे बिल्कुल सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही डिवीजन का बिजनेस है और एक ही डिवीजन के अंदर हम इसे रेवेन्यू भी मान सकते हैं, रेवेन्यू का पार्ट भी। तो अगर आप इसे रेवेन्यू में ले जाना चाहते हो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट को, आप बेशक लेकर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे बेटा P&L में लेकर जा रहा हूं, इसलिए मैंने इसे रेवेन्यू में नहीं लिया। अब आ जाते हैं बेटा क्लेम से रिलेटेड बातें, डायरेक्ट बिजनेस पे। तो सबसे पहले क्लेम में आएगा डायरेक्ट बिजनेस। जब हम क्लेम पे डायरेक्ट बिजनेस कैलकुलेट करेंगे तो बेटा हमने क्लेम पे कर दिया 16,50,000 रुपए का, ये आ जाता है हमारा 16,50,000। फिर बेटा हमारा 95,000 माइनस करेंगे ओपनिंग और एक 75 प्लस कर देंगे, -95,000 प्लस 1,75,000। जरा बताना है कितना आता है। तो 16,50,000 प्लस 1,75,000 माइनस 95,000, 17,30,000 रुपए प्लस एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड बताना, एक्सेप्टेड में हमारा 1,25,000, उसमें हमारा 13,000 ओपनिंग और 22,000 क्लोजिंग, 13,000 माइनस और 22,000 बेटा ऐड कर दिया जाएगा। ये तो एक शॉर्टकट टेक्निक लगा रहे हैं, सभी बच्चे कर पाएंगे। ये तो 1,34,000 आ जाएगा, माइनस सीडेड, माइनस सीडेड। सीडेड पे बताओ जी, 1,00,000 माइनस 9 प्लस 12, 1,00,000 उसमें से 9,000 माइनस प्लस 12,000, तो मालूम है नेट कितना आएगा। यहां पर आ जाएगा 1,03,000 रुपए। और इसके बाद में बेटा लास्ट में यहां पर दिया हुआ था कहीं पर लीगल एक्सपेंस 20,000 क्लेम से रिलेटेड, तो प्लस आ जाएगा लीगल, तो इसमें 20,000 लीगल वाले और जोड़ दो। अब निकालो कितना आ रहा बेटा, ₹17,81,000, 17,81,000। फिर आ जाता है शेड्यूल नंबर 3, और ये हमारा कमीशन से रिलेटेड था। तो कमीशन में बेटा 1,50,000 डायरेक्ट का हो जाएगा, डायरेक्ट 1,50,000। फिर आ जाएगा एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड का अमाउंट बताओ जी कितना है, 11,000 माइनस सीडेड, और सीडेड का अमाउंट है बेटा 14,000, ये हो जाएगा आपका 1,47,000। इसी तरीके से बेटा अगर हम आगे की बातें करें तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लेने हैं शेड्यूल नंबर 4 में। तो अब जो सैलरीज वगैरह ये तो ऑपरेटिंग में ही आएंगे बेटा। तो देखो जरा, एक आपका सैलरी आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, प्रिंटिंग आ जाएगा। तो पहले तो ये लो सैलरी 2,60,000, फिर रेंट का खर्चा देखो कितना है 18,000,
फिर प्रिंटिंग का देखो बेटा कितना है, ये तो बेटा सब वहीं चले जाएंगे ना, रेंट प्रिंटिंग वगैरह। तो प्रिंटिंग का खर्चा कितना है सर, 23,000। और एक बेटा आपका लीगल एक्सपेंस भी है यहाँ पर, 60,000 रुपए का लीगल था, जिसमें से 20,000 तो क्लेम में चला गया, बाकी का 40,000 आ जाएगा लीगल एक्सपेंस, 40,000 का लीगल एक्सपेंस। बाकी ये बैड डेट हो गया, ये सारी बातें बेटा पी एंड एल के अंदर जाती हैं। तो 2,60,000 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 40, 3,41,000। ये सारी बातें रेवेन्यू में ले जाओ फटाफट, आ जाओ जी। ये था 17,81,000, ये 1,47,000 आया था, और ये 3,41,000 आया। टोटल लगाओ फटाफट इनका। एक्सपेंस का टोटलिंग करो बेटा, कितना आता है, 22 लाख, 22,69,000 रुपीज। 25,21,750 में से माइनस कर दो, 2,52,750। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, 2,52,750। ये हमारा बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिया। जल्दी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट नोट कर लो यहां तक। तो हमने बेटा, अब एक बात मैं समझा रहा हूं, दोबारा से सुन लो। ये यहां से माइनस हुआ था, आपके पास इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड के नाम से 1,15,500 रुपए हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये 1,15,500 आप यहां पर ले लेते तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाता, फिर वो पी एंड एल में नहीं आता। आप उसको यहां पर भी ले सकते थे, मैंने यहां नहीं लिया तो मैं यहां ले लूंगा। तो हमारा ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,57,750। सर 2,52,000 है, चलिए 2,52,750 ले लें। अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे बेटा ध्यान से देखो, ये 1,15,000 बताए। अब इसने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि ये नेट अमाउंट है या ग्रॉस अमाउंट। अब सुनो बेटा, अब आपके पास दो ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। आप इसे ग्रॉस भी मान सकते हो, आप इसे नेट भी मान सकते हो। अगर बच्चों आप इसे नेट मानोगे तो एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। आप अगर इसे क्या मान लेते हो, नेट मानोगे, तो ये 24,500 रुपए या जो भी अमाउंट है ना, ये इसके अंदर वापस ऐड कर दिया जाएगा। बट मैं इसे ग्रॉस मानकर चल रहा हूं, इसलिए मैं इसके ब्रैकेट में साफ साफ लिख देता हूं कि ये ग्रॉस अमाउंट है। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, 1,15,500 एज इट इज ले लूंगा, 1,15,500 रुपए। अगर आप इसे नेट मानते तो वो टीडीएस वाला पार्ट इसमें ऐड कर दिया जाता। क्लियर है यहां तक? आपको अदर इनकम में 12,000 रुपए मिले हैं, किस पे, जो टैक्स का रिफंड था ना बेटा, उस पे ब्याज बना 12,000, और एक कार को बेचने से आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ। तो अब आप टोटल लगा दो 252,750, 1,15,500 की इनकम, 12,000 ये और 5,000 ये, तो 3,85,250 रुपए। बहुत बढ़िया। प्रोविजन अदर देन टैक्स, आपके पास कोई भी डेप्रिसिएशन या कोई अदर प्रोविजन के बारे में बोला ही नहीं गया बेटा, तो ये 0 आ जाएगा। और अदर एक्सपेंस में हमारा खर्चा कौन सा बच गया बेटा, यहां पर हमारे पास कोई एक्सपेंस बचा क्या, कहां पर दिया है, बचा था ना, एक बैड डेट था बेटा शायद। अदर एक्सपेंस में एक बैड डेट नाम का खर्चा सिर्फ 5,000 रुपए का। तो अदर एक्सपेंस के ब्रैकेट में लिख दूंगा ओनली बैड डेट है बेटा हमारे पास 5,000 का। तो ये तो हमारा सिर्फ 5,000 आ जाएगा। यहां पर ए माइनस बी, 3,85,250 में से 5,000 माइनस करोगे तो 3,80,250 आ जाएगा। इस प्रॉब्लम में प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं बताया गया बेटा, इस प्रॉब्लम में प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं बताया गया, क्योंकि देखो ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स बताया ना प्रोविजन का रेट बताया।
भाई कितना % टैक्स लगता है? बेटा ध्यान से सुनना, ना तो आपको खुद से प्रोविजन बताया, ना इनकम टैक्स का रेट बताया, तो प्रोविजन फॉर टैक्स को अभी मैं 0 ही मान लूंगा बेटा। और ये 3,80,250 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा। ठीक है बेटा यहां तक? तो मैं आपको दोबारा एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यहां पर ना टैक्स का रेट था, ना टैक्स का प्रोविजन था, इसलिए मजबूरी में बेटा हम यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा प्रोविजन फॉर टैक्स को 0 मान लेंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनेगा 3,80,250। क्लियर है? अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहां पर जो टैक्स पेड है और टीडीएस उसका क्या करेंगे? तो चलो मैं एक नोट लिखवा देता हूं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसलिए मैं यहां पर एक नोट डाल रहा हूं बेटा आपके कंफ्यूजन के लिए। आप लिखोगे इनकम टैक्स पेड, जो आपने इनकम टैक्स पेड है, एंड टीडीएस विल बी रिड्यूस्ड from the provision for tax, and net balance will be shown in balance sheet। बेटा सुनो, अगर आपके पास जब आप बैलेंस शीट बनाओगे और वहां पर अगर आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ, मेरी बात को समझना, मैंने कहा कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स होगा बैलेंस शीट बनाते वक्त, उसमें से जो टैक्स पे कर दिया वो माइनस कर देंगे और टीडीएस माइनस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट को बैलेंस शीट में दिखा देंगे। बेटा एट प्रेजेंट हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट नहीं है, तो हम ना तो इनकम टैक्स पेड का कुछ कर सकते, ना ही बेटा टीडीएस का कुछ कर सकते। जब बैलेंस शीट बनाएंगे और वहां हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, उसमें से ये टैक्स पेड और टीडीएस वाला अमाउंट माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचेगा ना टैक्स का, वो प्रोविजन बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करवा दिया जाएगा। यहां तक की बातें बेटा हमारी हो जाती हैं खत्म। बताइए क्लियर है या नहीं? तो इसी के साथ अगर हम बात करें तो 21 नंबर प्रॉब्लम यहां से देख लो। 21 में पहले हमने रेवेन्यू अकाउंट बनाया, फिर बेटा आपके सामने ये P&L अकाउंट बनाया, तो 21 नंबर प्रॉब्लम भी हमारी खत्म हो जाती है। ये हमारे नोट थे, शेड्यूल नंबर 1 प्रीमियम का था, ये चेंजेस इन यूआरआर का था, उसके बाद में बेटा ये शेड्यूल नंबर 2 क्लेम इनकर्ड का था, ये कमीशन की कैलकुलेशन की बातें की जा रही थी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो बेटा अभी तक हमने जनरल इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू और P&L दोनों पढ़ लिया। आज हमने आपको एक होमवर्क में प्रॉब्लम दी है, प्रॉब्लम नंबर 2020। अब एक मुद्दे की बात समझो बेटा, अगर एग्जाम पॉइंट से बात करें, सीएमए के एग्जाम पॉइंट से, तो यही चीजें एग्जाम में लास्ट यानी मैक्सिमम आ सकती हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। लेकिन बेटा बैलेंस शीट आती नहीं है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। दूसरी बात, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड बहुत रेयर चांसेस हम प्रॉब्लम आने के, उसमें कॉन्सेप्ट चलता है वैल्यूएशन बैलेंस शीट का, वो मैं आपको कल वाली क्लास में कवर करवा दूंगा। 1 से 1.5 घंटे में वैल्यूएशन बैलेंस शीट हम खत्म कर लेंगे, उस पर 3-4 प्रॉब्लम्स करवा दूंगा। बाई चांस अगर लाइफ इंश्योरेंस से कोई प्रॉब्लम आई तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम आएगी, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम वहां से नहीं आ सकती। और बेटा आज की क्लास में इतनी ही बातें कवर करेंगे, कल वाली क्लास में लाइफ इंश्योरेंस का थोड़ा सा पार्ट कवर करके हमारा इंश्योरेंस का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी की बातें बेटा अगली क्लास में ही करेंगे, आज की क्लास यहीं पे खत्म की जाती है बेटा।